अध्याय 2121 मिशन पूरा हुआ। मृत्यु स्तर, 9 रंगीन प्रकाश भ्रम शास्त्र। 4 शास्त्र श्रेणी में वांग टेंग ने प्रकाश तत्व शास्त्रों के उपवर्ग को खोला और पंक्ति दर पंक्ति नीचे स्क्रॉल किया। जेड लाइट स्क्रिप्चर, एक स्वर्ग चरण प्रकाश तत्व शास्त्र। प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा इसे विकसित कर सकते हैं और यह स्वर्ग चरण तक पहुंच सकता है। मूल्य 25,000 अंक। ब्रह्मांड चरण 60,000 अंक। स्वर्ग चरण। पल स्क्रिप्चर, एक स्वर्ग चरण प्रकाश तत्व शास्त्र। प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा इसे विकसित कर सकते हैं और यह स्वर्ग चरण तक पहुंच सकता है। मूल्य 30,000 अंक। ब्रह्मांड चरण 60,000 अंक। स्वर्ग चरण। अल्पविराम, प्रकाश को छिपाने वाला शास्त्र, एक स्वर्ग मंच प्रकाश तत्व शास्त्र। प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा इसे विकसित कर सकते हैं और यह स्वर्ग चरण तक पहुंच सकता है। मूल्य 30,000 अंक। ब्रह्मांड चरण 60,000 अंक। स्वर्ग चरण। अल्पविराम, 9 रंग प्रकाश भ्रम शास्त्र, एक स्वर्ग मंच प्रकाश तत्व शास्त्र। प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा इसे विकसित कर सकते हैं और यह शाश्वत चरण तक पहुंच सकता है। नोट, इस तकनीक को विकसित करने से आप 9 रंगों को बदल सकते हैं, जिससे सभी चीजों को बदलने की शक्ति प्राप्त होती है। मूल्य 50,000 अंक। ब्रह्मांड चरण 100,000 अंक। स्वर्ग चरण 300,000 अंक। ब्रह्मांड चरण 800,000। शाश्वत चरण। अल्पविराम, जैसा कि तार्कीय अकादमियों से अपेक्षा की जाती है, उनके पास ब्रह्मांड चरण, स्वर्ग चरण, ब्रह्मांड चरण और यहाँ तक कि शाश्वत चरण सहित अत्यंत दुर्लभ प्रकाश तत्व शास्त्रों की प्रचुरता है, जो सभी आसानी से उपलब्ध हैं। वांग टेंग ने शास्त्रों की सूची को देखते हुए टिप्पणी की। हालांकि तकनीकों की अधिकता के कारण उनकी आंखें भटकती रहीं। उसके पास हर एक की सावधानीपूर्वक जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि उसे ऐसी कोई शास्त्रार्चन मिल जाए जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती हो। अचानक वह खुद को रोक नहीं सका और धीरे से चिल्लाया। उसकी निगाहें अचानक रुक गईं। 9 रंग का प्रकाश भ्रम शास्त्र। ये शास्त्र दिलचस्प है। वांग टेंग की नज़र आखिरकार एक शाश्वत चरणीय शास्त्र पर पड़ी। विवरण के अनुसार इस शास्त्र को 9 रंग प्रकाश भ्रम शास्त्र कहा जाता था। हालांकि यह प्रकाश तत्व से संबंधित था, लेकिन इसमें भ्रम की क्षमता थी, जो इसे असाधारण रूप से रहस्यमय बनाती थी। विनिमय करना है या नहीं? ये धर्मग्रंथ सस्ता नहीं है। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें 9 रंग प्रकाश भ्रम शास्त्र में बहुत रुचि थी और इसे स्वर्ग चरण शास्त्र के साथ बदलने के बजाय उन्होंने शाश्वत चरण 1 के लिए जाने का फैसला किया। आखिरकार इसमें स्वर्ग चरण और ब्रह्मांड चरण के लिए साधना विधियां भी शामिल थीं, सभी सहज रूप से जुड़ी हुई थीं। विभिन्न शास्त्रों के बीच असंगति के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चलो इस तकनीक को चुनते हैं। अंत में अपनी आंखों में चमक के साथ उसने एक निर्णय लिया। इसके बाद वांग टेंग ने सीधे 1.25 मिलियन अंक खर्च किए और ब्रह्मांड चरण से लेकर शाश्वत चरण तक के 9 रंग प्रकाश भ्रम शास्त्र के लिए शास्त्रों के पूरे सेट का आदान प्रदान किया। उसे पहले ब्रह्मांड मंच या शाश्वत मंच शास्त्र खरीदने की जरूरत नहीं थी। वह स्वर्ग मंच से शुरुआत कर सकता था। हालांकि चूंकि उसने ये तकनीक चुनी थी, इसलिए उसे जल्द या बाद में उन्हें बदलना ही था। बेहतर होगा कि इसे अभी ही कर लिया जाए और भविष्य में होने वाली जटिलताओं से बचा जाए। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनके पास वर्तमान में 3.98 मिलियन अंकों की पर्याप्त संपत्ति थी। अन्यथा वह ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। 9 रंगीन प्रकाश भ्रम शास्त्र के आदान प्रदान के बाद वांग टेंग ने खजाना मंडप छोड़ दिया। उनका अब और कोई आदान प्रदान करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसके पास हवा और बिजली के तत्वों के लिए स्वर्ग मंच शास्त्रों की कमी थी, लेकिन तार्कीय अकादमियों में इन विशेषताओं वाले बहुत से मार्शल योद्धा थे। वांग टेंग आसानी से अंक खर्च किए बिना शास्त्रों को प्राप्त कर सकता था। कुछ समय बाद किसी ने 9 रंगीन प्रकाश भ्रम शास्त्र दिया। एक बार फिर एक अंतरिक्ष यान वांग टेंग की संपत्ति के ऊपर मंडराया और एक मार्शल योद्धा नीचे उतरा और हवेली के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। वांग टेंग ने राउंड बॉल को गेट खोलने और आगंतुक को अंदर आने देने का निर्देश दिया। भगवान वांग टेंग, ये वे शास्त्र हैं जिन्हें आपने बदले में दिया था। आश्चर्यजनक रूप से आगंतुक एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था। पहले के बुजुर्ग शेर आदमी की तरह उसने वांग टेंग के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। एक सीलबंद सुनहरा बॉक्स सौंपते हुए उसने कहा, कृपया इस शास्त्र को प्राप्त करने के लिए अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करें। वांग टेंग ने सिर हिलाया, अपनी कलाई घड़ी खोली और दूसरे पक्ष को अपनी पहचान सत्यापित करने की अनुमति दी। सत्यापन पूरा हो गया है। आपको सुखद साधना की शुभकामनाएं। ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने भी अपनी स्मार्ट कलाई घड़ी खोली और उसे स्कैन किया। फिर उसने सिर हिलाया और विदा ली। वांग टेंग साधना कक्ष में वापस आया, बक्सा खोला और उसमें एक जानवर की खाल का टुकड़ा पाया। यह एक अज्ञात तारा जानवर की खाल से बना था और इसमें से एक अजीबोगरीब ऊर्जा निकल रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे इसे इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं।
उसे कुछ आश्चर्य हुआ और उसने जानवर की खाल को खोलने के लिए उसे बाहर निकाला। राउंड बॉल ने बताया, इसमें अजीब क्या है? कुछ उच्च स्तरीय ग्रंथों में तो मार्शल आर्ट का सच्चा ज्ञान भी है, इसलिए उन्हें साधारण कागज पर दर्ज नहीं किया जा सकता। यह इसे झेल नहीं सकता। खैर, मैं इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए ये थोड़ा अजीब लग रहा है। वान टेंग ने कंधे उचका दिए, उसकी नज़र जानवर की खाल वाले स्क्रॉल पर लिखी सामग्री पर केंद्रित थी। पहली बार? फिर आपको इतने शक्तिशाली शास्त्र कहाँ से मिले? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। अनुमान लगाओ, वान टेंग ने बिना अपना सिर उठाए उत्तर दिया। टस्क, राउंड बॉल ने मुंह बनाया। जब उसने देखा कि वान टेंग गंभीरता से धर्मग्रंथ का अध्ययन कर रहा है तो उसकी बोलती बंद हो गई। नौरंगीन प्रकाश ब्रह्मशास्त्र की कठिनाई वान टेंग की अपेक्षाओं से अधिक थी। अतीत में उन्होंने गुणों को उठाकर सीधे शास्त्रों में अंतर्दृष्टि प्राप्त की, जो उतना जटिल नहीं था। अब अपनी साधना पर भरोसा करते हुए उन्होंने अंततः महसूस किया कि इन उच्च स्तरीय तकनीकों को समझना कितना चुनौतीपूर्ण था। सौभाग्यवश उनका ज्ञान ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए उस स्तर से नीचे के शास्त्रों को समझना उनके लिए अधिक कठिन नहीं था। इसे पूरी तरह समझने में थोड़ा ही समय लगा, हालांकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। नौरंग प्रकाश ब्रह्मशास्त्र की समीक्षा करने के बाद उसने अपना ध्यान विशेषताओं बोर्ड पर केंद्रित कर दिया। नौरंगीन प्रकाश ब्रह्मशास्त्र शाश्वत चरण 1/5000 आधार। सिर्फ फाउंडेशन स्टेज के लिए 5000 विशेषता पॉइंट की ज़रूरत होती है। वान टेंग का दिल थोड़ा दुखा, लेकिन उसने फिर भी अपनी खाली विशेषताओं का इस्तेमाल किया। नौरंगीन प्रकाश ब्रह्मशास्त्र शाश्वत चरण 1/20000 विशिष्ट। वान टेंग ने 9 रंग प्रकाश ब्रह्मशास्त्र को सीधे आधार चरण से विशिष्ट चरण तक उठाया और उनके भीतर ज्ञान की भावना पैदा हुई। तो यह ऐसा ही है, ब्रह्म की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकाश के विभिन्न रूपों का उपयोग करना। इस शास्त्र के रचयिता के पास सरल विचार थे, वान टेंग ने अपने आप से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस समय तक उसने 9 रंगीन प्रकाश ब्रह्मशास्त्र को विशेष स्तर तक सीख लिया था। वह इसके स्वर्ग चरण शास्त्र से पूरी तरह परिचित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले ही पल उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकली, जिसने उसके ऊपर एक शानदार चमक बिखेर दी। हालांकि ये चमक जल्दी ही मुड़ गई और उसका आकार साधना कक्ष में गायब हो गया। हकीकत में वान टेंग अभी भी वहीं पर था। उसने बस 9 रंग प्रकाश ब्रह्मशास्त्र की मायावी शक्ति का उपयोग करके प्रकाश की विशेषताओं को बदल दिया, अपने शरीर को ढक लिया जैसे कि वह पूरी तरह से गायब हो गया हो। ये छिपाने का एक तरीका था, अत्यंत चतुराईपूर्ण। वान टेंग को बहुत खुशी हुई। अब से दिन के उजाले जैसे उज्ज्वल वातावरण में भी वह खुद को पूरी तरह से छिपा सकता था। जब तक कि किसी शाश्वत अवस्था या उच्च स्तरीय मार्शल योद्धा या किसी विशिष्ट संवेदन विधि वाले व्यक्ति का सामना न करना पड़े, तब तक वान टेंग का पता लगाना चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने साधना कक्ष से बाहर निकले बिना ही अपनी साधना जारी रखी। एक दिन जल्दी ही बीत गया। अंतिम दिन वान टेंग को यूक्यूकियाओ से एक संदेश मिला और वह साधना कक्ष से बाहर निकलकर नक्षत्र सोसाइटी की संपत्ति में अन्य लोगों के साथ एकत्रित हुआ। नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों ने वान टेंग द्वारा दी गई गोलियों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, जिससे उनकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब वे वान टेंग के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर उत्साह, प्रत्याशा और यहाँ तक कि युद्ध की भावना का भी भाव था। सब लोग, आज फ्रेशमैन लीडरबोर्ड का आखिरी दिन है। वान टेंग ने चारों ओर नज़र घुमाए और शांति से कहा, बहुत से लोग हमसे असफल होने की उम्मीद कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें अपनी मर्जी से काम करने देंगे? नहीं, नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों ने जवाब में दहाड़ लगाए। बहुत बढ़िया। वान टेंग के चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई दिए। उसने सिर हिलाया और आगे कहा, जाओ, आज फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर अपना नाम छोड़ो। सबको बता दो कि तुम किसी से कमज़ोर नहीं हो। आप भी प्रतिभाशाली हैं। आप मेरे नक्षत्र समाज के प्रतिभाशाली लोग हैं। झगड़ा करना। वान टेंग की आवाज़ तेज होती गई और एक भावुक घोषणा में बदल गई जो आसपास के वातावरण में गूंज उठी। झगड़ा करना, झगड़ा करना, झगड़ा करना। अल्पविराम। नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य अब पूरी तरह से युद्ध की भावना से भर गए थे। उनकी आंखें एक अदम्य प्रकाश के साथ चमक रही थीं और वे एक स्वर में चिल्ला रहे थे। अध्याय 2122 युआन जजिंग हॉल। युआन म्यू 1। 5वां दिन। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के लिए लड़ने का आखिरी दिन। आज के बाद इस वर्ष के फ्रेशमैन लीडरबोर्ड को स्थिर कर दिया जाएगा तथा इसे 7वें स्टेलर अकादमी के इतिहास में अंकित कर दिया जाएगा। 7वें स्टेलर अकादमी के सभी नए छात्र अब फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर दिखाई दिए हैं। प्रत्येक इस क्षण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के आसपास का वातावरण उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि प्रत्येक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा अलग अलग पदों पर था और फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर हो रहे बदलावों को ध्यानपूर्वक देख रहा था। एक एक करके ये प्रतिभाशाली छात्र फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में शामिल हो गए। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड, जो कुछ समय से शांत था, एक बार फिर से भारी बदलाव से गुजरने लगा।
दूर से ही आकाश में एक विशाल गहरे लाल रंग का अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। यह अजीबोगरीब अंतरिक्ष यान एक विशालकाय ड्रैगन के सिर जैसा था, जो तीखा और राजसी था। गहरे लाल रंग का ये धातु का शरीर एक भयानक तापमान उत्सर्जित करता हुआ प्रतीत होता था, जो किसी को भी उसके पास जाने से हतोत्साहित करता था। अंतरिक्ष यान रुक गया और मार्शल योद्धाओं का एक समूह उड़कर एक खुली जगह पर उतरा। वे दूर से फ्रेशमैन लीडरबोर्ड को देख रहे थे। उनका स्वरूप असाधारण रूप से विचित्र था। उनमें से प्रत्येक मजबूत और विशाल आकृति वाला था। उनके सिर पर सींग लगे हुए थे, जिससे एक प्रभावशाली आभा निकल रही थी। चाहे पुरुष हो या महिला, सभी बहुत लंबे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि पुरुष योद्धाओं की कठोरता की तुलना में महिला योद्धाएं ऊंची होने के बावजूद अधिक कोमल दिखाई देती थीं, तथा उनमें अतिशय सुंदरता का आभास होता था। खास तौर पर गहरे लाल रंग के युद्ध कवच में सजी एक महिला, जो अपने विशाल शरीर को पूरी तरह से उभार रही थी। कई पुरुष योद्धा अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए, कुछ तो लार निगलने से भी खुद को रोक नहीं पाए। दुर्भाग्य से इस समूह के लोगों का आभामंडल इतना अधिक प्रभावशाली था कि वे वहां खड़े होकर भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जुलोंगशान, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे शरीर में रक्त शक्ति को सक्रिय करने में मदद करने के लिए तुम्हारे परिवार से 100 ड्रैगन रक्त की एक बूंद मांगी थी। उसे निराश मत करो। जुलोंग सामने खड़ा था और अपने बगल में युवा 100 ड्रैगन रेस से बात करने के लिए मुड़ा। मुझे पता है। जुलोंगशान ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। आधे साल पहले की तुलना में, चाहे वह उसके शरीर से निकलने वाली आभा हो या समग्र स्वभाव, ये रात और दिन जैसा था। आधे साल पहले जुलोंगशान का स्वभाव अनियंत्रित और अनियंत्रित था, लेकिन अब वह जंगलीपन काफी हद तक शांत हो गया था। यद्यपि यह अभी भी अस्तित्व में था, लेकिन ये पूरी तरह से अलग था। हर किसी में घमंड था, लेकिन इसे बहुत ज्यादा दिखाने से अहंकार और मूर्खता भी पैदा हो जाती थी। वर्तमान जुलोंगशान अब इतना अहंकारी नहीं होगा। शायद वांग टेंग से मिली प्रेरणा ने उसे यह समझा दिया था कि हमेशा ही खुद से बेहतर लोग मौजूद होते हैं। यहाँ कई विलक्षण प्रतिभाएं थीं, तथा 100 ड्रैगन जाति की उपस्थिति सबसे मजबूत नहीं थी। क्या वांग टेंग आ गया है? जुलोंगशुआंग ने उस स्थान को देखा, उस आकृति की तलाश में जिसे लेकर वह काफी चिंतित थी। उस आदमी ने उससे 500,000 अंक छीन लिए। बस इसके बारे में सोचते ही उसके दांत दुखने लगे। वांग टेंग। जुलोंगशान की निगाहें एक पल के लिए काली पड़ गईं, लेकिन जल्द ही शांत हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने सुना है कि वह अब स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं को हरा सकता है। जुलोंग ने भौहें से कुढ़ीं। जुलोंगशान के हाव भाव बदल गए। अगर वांग टेंग पहले से ही स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं को हरा सकता था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे अब लगभग एक ही स्तर पर हैं? क्या वह आदमी इतनी जल्दी बड़ा हो गया? ये किंग्यान सोसाइटी की उपाध्यक्ष रुवान बनलियान है। मैं उस महिला को जानता हूँ। वह किंग्यान सोसाइटी के सहयोग से बड़ी हुई है, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति उतनी मजबूत नहीं होगी, जुलोंगशुआंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। किंग्यान सोसाइटी, रुवान बनलियान। जुलोंग ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, कुल मिलाकर स्वर्ग मंच के विरोधियों को हराने में सक्षम होना ये साबित करता है कि वांग टेंग तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर जुलोंगशान ने पिछले 6 महीनों में 100 ड्रैगन रक्त को अवशोषित नहीं किया होता, तो वह शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाता। जुलोंगशुआंग ने सिर हिलाया। उसने चुप जुलोंगशान की ओर देखा और मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि वह अभी भी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। मैं इस बार उसे हरा दूंगा, जुलोंगशान ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। जुलोंग और जुलोंगशुआंग ने जब उसके हाव भाव देखे तो चुपके से स्वीकार कर लिया। उसका मनोबल अभी भी बरकरार था, पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं था। यह उसके अच्छे स्वभाव का संकेत था। जुलोंगशान को अभी भी होनहार माना जा सकता था। वैसे वांग टेंग से आपके द्वारा प्राप्त ब्रह्मांड स्तर के शरीर पर परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? जुलोंग ने पूछा। कोई समस्या नहीं है। हालांकि शरीर पर कई चोटें हैं, लेकिन शोध का कोई संकेत नहीं दिखता। मूल रक्त लगभग समाप्त हो चुका है और उसे निकाला नहीं गया है। ऐसा लगता है कि वांग टेंग को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जुलोंगशुआंग ने कहा। इसके अलावा महान कियान साम्राज्य से मिली जानकारी के अनुसार ये शरीर वास्तव में वांग टेंग द्वारा अंधेरे प्रेत से छीना गया था। हमें उनका आभारी होना चाहिए। क्या ऐसा है? जुलोंग की निगाहें थोड़ी नर्म पड़ गईं, उन्होंने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह वांग टेंग वाकई अपनी प्रतिभा के अनुरूप है, उसे खुद पर पूरा भरोसा है और ऐसे मामलों में उलझने से उसे परहेज है। इसके अलावा अंधेरे प्रेतों से उस ब्रह्मांड चरण शरीर को वापस छीनने में सक्षम होना वास्तव में आश्चर्यजनक है। एक ब्रह्मांड को मारना। हमारे कबीले के स्टेज मार्शल योद्धा अंधेरे प्रेत कम से कम एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट होना चाहिए। उसने ऐसा कैसे प्रबंधित किया? उस समय की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। यह महान कियान साम्राज्य का एक शीर्ष रहस्य है। हालांकि मेरा मानना है कि उस समय महान कियान साम्राज्य के अन्य शक्तिशाली व्यक्ति भी मौजूद थे, जुलोंगशुआंग ने समझाया। जुलोंग ने सोच समझकर स्वीकार किया। जल्द ही
उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। भले ही वैंग टेन के लिए दिव्य मंच पर ऐसी लड़ाइयों में भाग लेना उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। शायद उसके पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। असंभव। ज़ुलोंग शान के दिमाग में उसकी पिछली लड़ाइयों के दृश्य घूम गए। उसने भौहें सिकोड़ीं। उसके पास इससे ज्यादा तरकीबें नहीं हो सकती। क्या आप निश्चित हो सकती हैं? जुलोंग शुआंग के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने भी पूछा। युआन जजिंग हॉल, युआन म्यू, 2। ठीक है। जुलोंग शान को समझ नहीं आया कि क्या कहे। जुलोंग हाओ ने चेतावनी देते हुए कहा, कभी भी किसी प्रतिद्वंद्वी को कम मत समझो, खासकर उस प्रतिद्वंद्वी को जिससे आप पहले ही हार चुके हों। अल्पविराम। दूसरी तरफ काले कवच पहने एक व्यक्ति भीड़ के बाहर अकेला खड़ा था। वह भी फ्रेशमैन लीडरबोर्ड को देख रहा था। उसकी आंखें कभी कभी भीड़ में घूम रही थीं, मानो किसी खास व्यक्ति को खोज रही हों। वह लुतियान है। ये वही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आएगा। वह पहले से ही फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर तीसरे स्थान पर है। क्या वह दूसरे स्थान को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है? लुतियान की रक्तपिपासु आभा और भी प्रबल हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना शक्तिशाली है। अल्पविराम। आसपास के कई लोगों ने काले कवच में उस आकृति को देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और वे धीमी आवाज में चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी भीड़ में हलचल मच गई, क्योंकि लोग अचानक एक तरफ हट गए और रास्ता बना लिया। एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा। फैंग मो, एक उदासीन सा दिखने वाला युवक भीड़ के सामने आया और जल्द ही किसी ने उसे पहचान लिया। ये वही है। फैंग मो हेवन क्रेन हॉल में शामिल हो गया। अफवाह यह है कि वह शामिल होने के तुरंत बाद वरिष्ठ छात्रों के साथ एक मिशन पर चला गया और वापस लौटने पर फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर सीधे चौथे स्थान पर पहुंच गया। स्वर्ग क्रेन हॉल एक शक्तिशाली पुरानी ताकत है जो कि ज्ञान सोसाइटी से भी अधिक शक्तिशाली है। ये तथ्य कि फैंगमो को स्वर्ग क्रेन हॉल द्वारा महत्व दिया जाता है आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि उसकी प्रतिभा काफी मजबूत है और उसकी ताकत असाधारण है। चौथा स्थान उसकी सीमा नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति दूसरे स्थान के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अल्पविराम। फैंगमो की उपस्थिति ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि लुतियान ने भी उसकी ओर देखा। दोनों की नज़रें हवा में एक दूसरे से मिलीं, दोनों की निगाहें स्थिर थीं। साथ ही उनके दिमाग में एक विचार कौंधा, ये व्यक्ति एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। स्कॉर्पियन किंग स्टार से लौटने के बाद फैंगमो को अपने और वांग टेंग के बीच महत्वपूर्ण अंतर का एहसास हुआ। इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ महसूस करते हुए उन्होंने खुद को साधना के लिए समर्पित कर दिया। हेवन क्रेन हॉल के ध्यान और प्रदान किए गए प्रचुर संसाधनों के साथ उनकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि ये सुनकर कि वांग टेंग आसानी से एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा को हरा सकता है, फैंगमो समझ गया कि उनके बीच का अंतर अभी भी काफी था। वांग टेंग की ताकत और भी अधिक बढ़ गई होगी। हालांकि फैंगमो ने पहले भी एक स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा से लड़ाई की थी और उसे हराया था, लेकिन वह वांग टेंग द्वारा हासिल किए गए स्तर तक नहीं पहुंच सका था। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि अब उसके और वांग टेंग के बीच कितना अंतर आ गया है। फैंगमो के मन में तीव्र अनिच्छा थी, फिर भी वह शक्तिहीनता का आभास महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह व्यक्ति बहुत ताकतवर था। हा, फैंगमो, बहुत समय हो गया मिलते हुए। हमारी आखिरी मुलाकात के बाद से आधा साल हो गया है। इस समय दूर से हंसी गूंज उठी। रेनॉल्ड्स। फैंगमो ने आंखें सिकोड़ कर देखा। आकाश से बिजली की एक चमक उतरी जो बैंगनी बालों वाली एक आकृति में परिवर्तित हो गई। बाद में मेरे साथ अच्छी लड़ाई करना, मैं तुमसे फिर नहीं हारूंगा। रेनॉल्ड्स के चारों ओर बिजली चमकने लगी जब वह आत्मविश्वास से बोलते हुए उसके पास पहुंचा। तुम मेरे बराबर नहीं हो, फैंगमो ने शांति से उत्तर दिया। तुम बहुत घमंडी हो। तुम अकेले नहीं हो जिसने पिछले 6 महीनों में बहुत सुधार किया है। कौन जीतता है और कौन हारता है यह अभी भी अनिश्चित है। अगर तुम मुझे कम आंकते हो तो तुम ही हारोगे। रेनॉल्ड्स ने ठंडी सांस ली। चूंकि आपने इसे इस तरह से कहा है, इसलिए मुझे आपको वास्तविकता दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, फैंगमो ने शांति से उत्तर दिया। वास्तविकता देखी, रेनॉल्ड्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो फिर इंतजार करके देखते हैं। इस बार मैं न केवल तुम्हें हराना चाहता हूं, बल्कि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर पहला स्थान भी प्राप्त करना चाहता हूं। मैं अपने बैच में सबसे मजबूत बनूंगा। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर प्रथम। फैंगमो ने उसकी ओर देखा और पाया कि यह व्यक्ति वास्तव में अज्ञानी है। उस व्यक्ति के आसपास होने पर कौन प्रथम बन सकता है? रेनॉल्ड्स को लगा कि फैंगमो की नज़र कुछ अजीब थी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। उसने भौहें सिकुड़ी और पूछा, ऐसी नज़र क्यों है? क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? बेवकूफ़। फैंगमो उस पर ध्यान देने से इनकार करते हुए एक तरफ चला गया। रेनॉल्ड्स, देखो, ये वुयान है, फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर दूसरे स्थान पर है। अचानक चारों ओर आश्चर्य की चीख गूंज उठी।
फैंग मो और रेनॉल्ड्स दोनों ने ऊपर देखा और एक अंतरिक्ष यान को उतरते देखा। उसमें से काले बालों वाला एक सुंदर युवक निकला। अपने आकर्षक स्वरूप के बावजूद उसका चेहरा अजीबोगरीब आकृतियों से सुसज्जित था, जिससे एक अजीब सा एहसास होता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वू यान था, जो विच टॉवर प्रादेशिक डोमेन का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अनचार्टेड की यात्रा के दौरान वू यान ने एक बार वांग टेंग को जुलोंग शान के खिलाफ टीम बनाने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वांग टेंग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अप्रत्याशित रूप से 6 महीने के बाद वू यान चुपचाप फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया। वू यान की उपस्थिति से काफ़ी हलचल मच गई और कई लोगों ने उसे सतर्क निगाहों से देखा। वू यान एक जहर तत्व वाला मार्शल योद्धा था, जो एक निश्चित जहर आधारित तकनीक का अभ्यास करता था। उसकी विभिन्न जहर तकनीकें बेहद रहस्यमय और दुर्जेय थीं। जो लोग पहले उसका सामना कर चुके थे वे गंभीर जहर का शिकार हो गए थे और बाल बाल बचकर मर गए थे। ये कहा जा सकता है कि विष तत्व वाले मार्शल योद्धा सबसे कम स्वागत योग्य प्रतिद्वंद्वी थे, विशेषकर वू यान जैसे शक्तिशाली विष तत्व मार्शल योद्धा। लू तियान ने भी इधर उधर देखा। उसने पहले कभी वू यान से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन अगर वह दूसरे नंबर पर आना चाहता था तो उसे इस व्यक्ति को हराना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वू यान ने लू तियान की निगाहें देख ली हों और वह उसकी ओर देखने लगा हो। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई हो। फैंग मो भी वू यान का आकलन कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट हो रही थी। बहुत कम लोग जानते थे कि फैंग मो एक विष तत्व मार्शल योद्धा भी था। वू यान को देखकर उनमें सौहार्द की भावना और उसे चुनौती देने का दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। भले ही वह वांग टेंग को नहीं हरा सका, लेकिन वह इस व्यक्ति को हरा सकता है ना? इस समय वह केवल दूसरे स्थान के लिए ही संघर्ष करना चाहता था, क्योंकि पहले स्थान के बारे में सोचने की उसकी हिम्मत नहीं थी। हालांकि दूसरा स्थान हासिल करना अभी भी उसकी पहुंच में था। वू यान को एक पल के लिए आश्चर्य हुआ। लू तियान से नज़र हटाकर उसने फैंग मो की तरफ देखा और दिलचस्पी दिखाते हुए आंखें मूंद लीं। एक विष तत्व मार्शल योद्धा। उसका दिल धड़क उठा, मानो उसे कुछ महसूस हो गया हो। उसकी आंखों में सच्ची दिलचस्पी उभर आई। अप्रत्याशित रूप से लू तियान के अलावा कोई और भी था जो उसकी रुचि जगा सकता था। वास्तव में जब वे इस अंतिम क्षण पर पहुंचे तो सभी प्रकार के असाधारण व्यक्ति उभरकर सामने आए। धमाका! एक अजीबोगरीब काला अंतरिक्ष यान तेजी से दूर से आया और अंततः सबके ऊपर हवाई क्षेत्र में रुक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान। सभी लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। नए छात्रों के बीच ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान अभी भी अपेक्षाकृत दुर्लभ था। यहाँ तक कि वू यान और अन्य व्यक्तियों ने भी केवल स्वर का उपयोग किया था। स्तरीय अंतरिक्ष यान। फिर भी एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान अचानक प्रकट हुआ। यह आश्चर्यजनक था। इस अंतरिक्ष यान का डिज़ाइन काफ़ी अनोखा है, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लू तियान की आंखों में चमक आ गई। अंतरिक्ष यान से निकलने वाली हत्या की ठंडी और तीखी भावना ने उसे चकित कर दिया। वह यह अंतरिक्ष यान चाहता था। जैसे ही लोग अंतरिक्ष यान के मालिक के बारे में अटकलें लगा रहे थे, अंतरिक्ष यान के केबिन का दरवाजा खुला और आकृतियां बाहर निकलीं, जो हवा में लटकी हुई थीं। कुछ ही देर में 300 से अधिक लोग आकाश में एकत्रित हो गए और ऐसी भव्य उपस्थिति दर्ज कराई कि हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। इन 300 व्यक्तियों के प्रकट होने के बाद एक और आकृति अंतरिक्ष यान से बाहर निकली और सभी की दृष्टि के क्षेत्र में आ गई। वांग टेंग। वहां शोर मच गया। हर कोई उस लंबे और दुबले पतले व्यक्ति को अलग अलग भावों के साथ देख रहा था। वांग टेंग की उपस्थिति ने निस्संदेह माहौल को गरमा दिया। वांग टेंग की प्रतिष्ठा निर्विवाद रूप से बहुत बड़ी थी। 7वीं स्टेलर अकादमी के सभी नए छात्रों ने उसे पहचान लिया। उनकी ताकत को व्यापक रूप से अत्यंत दुर्जेय माना जाता था और कई लोगों का मानना था कि वे फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर शीर्ष स्थान के लिए सबसे लोकप्रिय दावेदार थे। वांग टेंग अंततः यहाँ है। अब देखने के लिए एक अच्छा शो है। युआन म्यू फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर शीर्ष स्थान पर बना हुआ है और कोई भी उसे हिला नहीं सका है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वांग टेंग उसे नीचे खींच सकता है। वांग टेंग के पास मौका है। आखिरकार वह एक समय शीर्ष पर था। बात बस इतनी है कि वह पिछले आधे साल से बाहर है और उसने शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की है। अन्यथा हम इस बारे में अनिश्चित नहीं होते कि शीर्ष स्थान पर कौन है। युआन म्यू की बात करें तो वह युआन जजिंग हॉल से हैं और उनका उपनाम युआन है। क्या ये हो सकता है? युआन जजिंग हॉल, ये हमारी 7वीं तार्कीय अकादमी में सबसे शक्तिशाली गुट है। उसका उपनाम युआन है न? अगर वह उस व्यक्ति से संबंधित है तो वांग टेंग को पहला स्थान पाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अल्पविराम। आवाजें गूंज उठीं और सभी ने चर्चा की कि क्या वांग टेंग एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर सकेगा और इस बैच में सबसे मजबूत बन सकेगा। कुछ लोगों ने मौजूदा शीर्ष रैंक वाले छात्र युआन म्यू की पहचान के बारे में अटकलें लगाईं, जो रहस्यमय बना रहा। शीर्ष स्थान हासिल करने के अलावा शायद ही कभी दिखाई दिया।
नतीजतन लोगों को उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नक्षत्र समाज का उदय, रैंकिंग पर कब्जा। 1 युआन जजिंग हॉल। युआन म्यू। वांग टेंग ने नीचे हो रही चर्चा सुनी और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक उभर आई। तभी उनकी नज़र फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के शीर्ष पर पड़ी, जहां एक विशिष्ट नाम ने उनका ध्यान आकर्षित किया, युआन म्यू। इस स्थान का नाम उनके नाम पर होना चाहिए। हालांकि पिछले 6 महीनों में अकादमी से उनकी अनुपस्थिति के दौरान अन्य प्रतिभाएं उभरी, जिससे रैंकिंग में स्वाभाविक बदलाव आया। वांग टेंग को ये जानने की जिज्ञासा थी कि दूसरे ने शीर्ष स्थान कैसे प्राप्त कर लिया, साथ ही वह युआन म्यू की ताकत के बारे में भी सोच रहा था। युआन म्यू कितना मजबूत था? नीचे दी गई चर्चा के अनुसार युआन म्यू की पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत थी। वांग टेंग, युआन जजिंग हॉल असाधारण है। इसे 7वें तारकीय अकादमी के न्यायाधीश द्वारा बनाया गया था, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा, उसकी आवाज़ वांग टेंग के दिमाग में गूंज रही थी। 7वें न्यायाधीश? वांग टेंग ने पूछा। ये सही है। जज का उपनाम युआन है, इसलिए युआन जजिंग हॉल का नाम उनके उपनाम के नाम पर रखा गया है, राउंड बॉल ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, अपने उपनाम के आधार पर नामित, काफ़ी आत्मविश्वासी और दबंग। वांग टेंग ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए हंसते हुए कहा, क्या आप सचमुच टिप्पणी करने की स्थिति में हैं? आपकी नक्षत्र सोसाइटी बिल्कुल भी विनम्र नहीं है, अन्य की तुलना में तो और भी अधिक, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। हा, क्या ऐसा है? वांग टेंग अजीब तरह से हंसा। युआन म्यू युआन जजिंग हॉल से आता है और उसका उपनाम युआन है। उसकी पृष्ठभूमि संभवतः सरल नहीं है। राउंड बॉल ने वांग टेंग को नज़रअंदाज करना चुना, लेकिन फिर भी उसने एक अनुस्मारक प्रदान किया। क्या वह उस जज से संबंधित हो सकता है? शायद वे एक ही परिवार से हों। वांग टेंग ने सोच समझकर सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। 7वें जज की पहचान और भी रहस्यमय है और मैंने युआन उपनाम वाले किसी भी परिवार के बारे में नहीं सुना है, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया और आगे दबाव नहीं डाला। युआन म्यू की पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, उसे हराना ही प्राथमिक लक्ष्य था। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के शीर्ष पर केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। चलो नीचे चलते हैं, वांग टेंग ने कहा। नक्षत्र सोसाइटी के 300 सदस्य उसके पीछे पीछे नीचे विशाल खुले स्थान की ओर उतर रहे थे। दूर अंतरिक्ष यान पर किंग्यान सोसाइटी के सदस्य भी पहुंचे। फैंग किंग्यान और रुवान बानलियान ने मनोरम सिमुलेशन के माध्यम से दृश्य को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगता है कि नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, रुवान बानलियान ने अनिश्चितता से टिप्पणी की। मैंने सुना है कि वांग टेंग ने लगातार 3 दिनों तक गोलियों के 9 बैचों को परिष्कृत किया, जिससे नक्षत्र समाज के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक गोलियां सफलतापूर्वक उपलब्ध हो गईं। उनके पीछे खड़े किंग्यान समाज के एक वरिष्ठ सदस्य ने आश्चर्य व्यक्त किया। एड्स बाय पब फ्यूचर, पूरे 3 दिनों में उसने कुल 6 बार शोधन किया और हर बार 9 बैच की गोलियां बनाईं। वांग टेंग वास्तव में भयानक है। ये तो बहुत भयानक है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। कौन इस तरह से गोलियां परिष्कृत करता है? इस स्तर को प्राप्त करने के लिए वांग टेंग की रसायन विद्या कितनी गहन होनी चाहिए? अल्पविराम। उनके पीछे किंग्यान सोसाइटी के उच्च पदस्थ सदस्य बड़बड़ा रहे थे, उनके दिल शांत नहीं थे। बस बहुत हो गया। रुवान बानलियान का चेहरा कुछ अप्रिय हो गया। ये लोग ऐसे समय में अन्य लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे और अपना मनोबल नष्ट कर रहे थे, जब वे फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले थे। क्यू इलियानफेंग, मैंने तुम्हें पहले जो 6 मौलिक आत्मा गोलियां दी थीं, उनकी प्रगति कैसी है? फैंग किंग्यान ने शांत व्यवहार बनाए रखते हुए पूछा। प्रेसिडेंट, चिंता मत करो, हमने 6 मौलिक आत्मा गोलियों को पूरी तरह से अवशोषित और परिष्कृत कर लिया है। हमारी ताकत 2 स्तरों तक बढ़ गई है और इस बार हम निश्चित रूप से नक्षत्र समाज के सदस्यों से नहीं हारेंगे। क्यू इलियानफेंग ने सम्मानपूर्वक सलामी देते हुए और अपनी आंखों में दृढ़ निश्चयी चमक दिखाते हुए आगे कदम बढ़ाया। बहुत बढ़िया। मैंने विशेष रूप से एक ग्रैंड मास्टर की मियागर से आपके लिए ग्रैंड मास्टर 5वीं रैंक की 6 एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स बनाने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, फैंग किंग्यान ने कहा। हाँ, क्यू इलियानफेंग, वेन निंगफू और अन्य लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे अपने चेहरे पर एक असामान्य पीलापन दिखाई देगा, जैसे कि उन्हें गंभीर चोट लगी हो। ऐसा नहीं था, वे 6 मौलिक आत्मा गोलियां खाने के कारण इस तरह से प्रकट हुए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, 6 एलिमेंटल स्पिरिट पिल एक ग्रैंड मास्टर 5वीं रैंक की गोली थी जिसमें अत्यधिक हिंसक औषधीय गुण थे, जिसमें कुछ कमियां भी थीं। इसे लेने के बाद, जबकि यह जबरदस्ती व्यक्ति की ताकत बढ़ाती थी, यह उपभोक्ता को कुछ आंतरिक चोटें भी पहुंचाती थी। इन आंतरिक चोटों को पूरी तरह से ठीक होने के लिए समय के साथ धीरे धीरे सुधार की आवश्यकता थी। हालांकि ताकत बढ़ाने की इस पद्धति में अपनी कमियां थीं और यह मार्शल योद्धाओं के लिए फायदेमंद नहीं थी। दूसरी ओर, वांग टेंग द्वारा परिष्कृत स्वर्गीय सार संग्रह गोली में ऐसी कोई कमी नहीं थी।
स्वर्गीय सार संग्रह गोली की औषधीय शक्ति अपेक्षाकृत सौम्य थी और सुधार की सीमा व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करती थी। फिर भी यह अभी भी दुर्जेय था क्योंकि यह 1 से 4 छोटे क्षेत्रों को ऊपर उठा सकता था। नक्षत्र समाज के अधिकांश सदस्यों ने आमतौर पर 2 या 3 छोटे क्षेत्रों में सुधार किया था। इस संबंध में ये 6 मौलिक आत्मा गोलियों से कम नहीं था। यदि फैंग की ज्ञान को पता होता कि एक महान कीमियागर से उसने जो अमृत बड़ी मेहनत से प्राप्त किया था वह वांग टेंग द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित गोलियों जितना प्रभावी नहीं था, तो उसे कैसा महसूस होता, ये सोचना मुश्किल है। जैसे ही कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी के सदस्य मैदान पर उतरे, एक एक करके वे रैंकिंग को चुनौती देने के लिए फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में प्रवेश कर गए। आसपास के लोग कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी पर ध्यान दे रहे थे और उन्हें फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में प्रवेश करते देख अचानक उत्साह की लहर दौड़ गई। तारामंडल सोसाइटी प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा लगता है कि वे अपने तुरुप के पत्ते खोलने के लिए आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। मैंने सुना है कि वांग टेंग ने उनके लिए ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियां बनाई हैं। क्या ये सच है? क्या तुमने अल्कमी ज्वालामुखी में हो रही हलचल के बारे में नहीं सुना? धिक्कार है। ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियां। वांग टेंग की उदारता की कोई सीमा नहीं है। ग्रैंड मास्टर कीमियागर होना वास्तव में प्रभावशाली है। वह अद्भुत व्यक्ति है। उसने मात्र 3 दिनों में 300 से अधिक लोगों के लिए गोलियां बना दीं। ये बच्चों का खेल जैसा है। अल्पविराम। जैसे जैसे समय बीतता गया, कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी के सदस्यों का पहला बैच फ्रेशमैन लीडरबोर्ड से उभरा। उन्होंने रैंकिंग में आश्चर्यजनक बदलाव किया। नक्षत्र समाज का उदय। रैंकिंग पर कब्जा। 2 ये हान तियानयू है जो नक्षत्र सोसाइटी का सदस्य है। वह सीधे शीर्ष 100 में प्रवेश कर गया है। हे भगवान, हे भगवान! चेन लियांगपिंग पहले मेरी रैंक के आसपास हुआ करता था, शीर्ष 1000 से बाहर। अब वह अप्रत्याशित रूप से 500 रेंज में पहुंच गया है। और वह कार्लसन, वह 2000वें स्थान से 1200वें स्थान पर चला गया। अरे, क्या वह रॉकेट पर सवार है या कुछ और? अल्पविराम। जब लोगों ने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर बदलाव देखा तो वे सभी अचंभित रह गए। इस वास्तविकता को स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। जो लोग मूल रूप से उनके समान स्तर पर थे, वे अब रैंकिंग में आसमान छू रहे थे। यह एहसास बर्दाश्त करना मुश्किल था। 1000 से कुछ ज्यादा रैंक वालों को कम मत समझिए। असल में ये पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली था। ये देखते हुए कि नए छात्रों के इस बैच में ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में छात्र शामिल थे, उनमें से प्रत्येक प्रतिभाशाली था। शीर्ष 1000 में जगह बनाना उच्च स्तर की प्रतिभा का संकेत था। वास्तव में शीर्ष 3000 में जगह बनाना ही एक बड़ी उपलब्धि थी। इस बिंदु से आगे रैंकिंग में और सुधार करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। न केवल व्यक्ति की साधना को उन्नत करने की आवश्यकता थी, बल्कि विभिन्न शास्त्रों, युद्ध तकनीकों, चरम सीमाओं और क्षेत्रों में भी महारत हासिल करनी थी। अन्यथा शीर्ष 3000 में जगह बनाना असंभव था। शक्ति एक व्यापक मूल्यांकन था। वांग टेंग बार बार अपने स्तर से परे युद्धों में क्यों शामिल हो सकता था? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके क्षेत्र, युद्ध तकनीक, शास्त्र और अन्य पहलुओं की शक्ति दूसरों से कहीं ज्यादा थी। इसलिए जब लोगों ने कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी के सदस्यों को एक साथ सैकड़ों स्थानों पर चढ़ते देखा तो वे सचमुच चौंक गए। फैंग की ज्ञान का माथा सिकुड़ गया और उसका मूड तुरंत खराब हो गया। हर बार जब उसे नक्षत्र सोसाइटी से संबंधित कोई चीज़ मिलती थी तो उसे उसमें खुशी नहीं मिलती थी। उसके बगल में रुवान बानलियान की अभिव्यक्ति भी अत्यंत उदास हो गई। लेकिन ये स्थिति अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी के सदस्यों के पहले बैच के फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में प्रवेश करने के बाद दूसरे बैच ने भी रैंकिंग को चुनौती देते हुए तुरंत उसका अनुसरण किया। आधा दिन पलक झपकते ही बीत गया और सभी कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी के सदस्य अपने अपने द्वंद्व पूरे करते हुए फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में शामिल हो गए। सभी ने देखा कि कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी के सदस्यों की रैंकिंग बढ़ रही थी, कुछ की सैकड़ों, यहाँ तक कि 1000 स्थानों तक, जबकि अन्य की रैंकिंग में 1 या 200 स्थानों का सुधार हुआ। अपवाद के बिना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, नक्षत्र सोसाइटी का एक भी सदस्य पीछे नहीं रहा। वहां मौजूद सभी लोग सदमे में थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे। सावधानीपूर्वक गणना के बाद उन्हें पता चला कि कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी के 300 से अधिक सदस्यों में से 7 शीर्ष 100 में शामिल थे। उनमें से 5 शीर्ष 150 में प्रवेश कर गए। उनमें से 8 शीर्ष 200 में जगह बनाने में सफल रहे। 30 ने शीर्ष 500 में प्रवेश किया। 50 शीर्ष 1000 में थे। 30 शीर्ष 1500 तक पहुंचे। 38 शीर्ष 2000 में जगह बना पाए। 56 ने शीर्ष 2500 में प्रवेश किया और 100 से अधिक लोग शीर्ष 3000 में शामिल हुए। दूसरे शब्दों में, कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी के सभी वर्तमान सदस्य शीर्ष 3000 में प्रवेश कर चुके हैं। ये तो बस चार्ट पर वर्चस्व था। यह एक भयावह आंकड़ा था। एक गुट के 300 से ज्यादा लोग शीर्ष 3000 में शामिल हो गए।
यह अनुपात कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना युआन जजिंग हॉल जैसे शक्तिशाली गुट भी नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे धोखा दे रहे थे। कई लोग जिन्होंने स्वेच्छा से कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी छोड़ दी थी, अब अपने निर्णय पर गहरा अफसोस जता रहे हैं। क्या नक्षत्र सोसाइटी को भंग नहीं किया जाना चाहिए था? अचानक से इसका प्रभुत्व कैसे बढ़ गया? स्क्रिप्ट इस तरह से नहीं चलनी चाहिए थी। ये कैसे संभव है? रुवान बनलियान का चेहरा भद्दा लग रहा था और वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वांग टेंग ने उन्हें किस तरह की गोली दी? इन नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों में इतना सुधार कैसे हुआ? स्नैप! फैंग किंग्यान ने अपने हाथ में कप को कुचल दिया, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। एक व्यक्ति, यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी, हमेशा डरावना नहीं होता, विशेषकर तब जब आप उसे सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन अब वांग टेंग की प्रदर्शित शक्ति केवल उसकी ही नहीं थी, इसमें संपूर्ण नक्षत्र समाज शामिल था। उन्होंने अकेले ही पूरे नक्षत्र समाज को आगे बढ़ाया है। अभी तो उन्हें लौटे हुए 5 दिन ही हुए थे और उन्होंने नक्षत्र समाज के सदस्यों की ताकत को इस हद तक बढ़ा दिया था। भविष्य में क्या होगा? अगर यह गति जारी रही तो उसे शायद ही सोचने की जरूरत थी। ये लगभग तय था कि नक्षत्र समाज उनके किंग्यान समाज से आगे निकल जाएगा। ये व्यक्ति राक्षस था। तारामंडल सोसाइटी के कुछ शीर्ष प्रतिभावान लोग हैं जिन्होंने लड़ाई नहीं की है। वे लोग हैं जिन्होंने हाल ही में अखाड़े की लड़ाई में लड़ाई लड़ी है। क्यू लियानफेंग, गादोन, वेन निंगफू, मैं तुम तीनों को एक मौका दे रहा हूं। मेरे लिए तारामंडल सोसाइटी के शीर्ष प्रतिभावान लोगों को हराओ, उन्हें अपने से आगे न निकलने दो, फैंग किंग्यान ने कहा। हाँ, क्यू लियानफेंग और अन्य लोग गंभीर हो गए। वे जानते थे कि उनके अध्यक्ष वास्तव में नाराज थे। यदि वे ये कार्य पूरा नहीं कर पाए तो भविष्य में उनके लिए किंग्यान सोसाइटी में रहना मुश्किल हो सकता है। वे तीनों अंतरिक्ष यान से उड़कर आकाश में मंडराते हुए नक्षत्र सोसाइटी की दिशा की ओर देखने लगे। यू योंगसियन, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? क्यू लियानफेंग चिल्लाया। वांग टेंग ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर दिलचस्पी का भाव दिखाई दिया। वह यू यूनिक्सियन की ओर मुड़ा और हंसते हुए बोला, भाई यूनिक्सियन, वह तुम्हें चुनौती देना चाहता है। एक पराजित प्रतिद्वंद्वी लड़ाई के लायक नहीं है, यू युनशियान ने शांति से उत्तर दिया। हा, वांग टेंग जोर से हंस पड़ा। श्योर, यू युनशियान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वांग टेंग ने भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को रोकते हुए हल्के से कहा, चूंकि वह खेलना चाहता है, वांग टेंग, ऊपर जाओ और उसके साथ खेलो। क्यू लियानफेंग का चेहरा बदसूरत हो गया। उसे लगा कि उसका बहुत अपमान हुआ है। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम चुनौती स्वीकार नहीं करोगे तो मैं नक्षत्र समाज के अन्य सदस्यों को चुनौती देना जारी रखूंगा। देखते हैं कि वे मुझे रोक पाते हैं या नहीं। श्योर, यू युनशियान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वांग टेंग ने भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को रोकते हुए हल्के से कहा, चूंकि वह खेलना चाहता है, वांग टेंग, ऊपर जाओ और उसके साथ खेलो। ठीक है। वैद की छोटी छोटी आंखें चमक उठीं। वह आसमान की ओर उड़ गया और बोला, मेरा बॉस चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं। क्या तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो? क्यू लियानफेंग ने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा। बेवकूफ़ मोटा, पिछली बार तुम किस्मत वाले थे और तुम घमंडी हो गए। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गैडन ने एक कदम आगे बढ़ाया और वैड को घूर कर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम योग्य नहीं हो। वैड ने उसकी ओर देखा और उंगली उठाकर हिलाया। लानत है। गार्डन गुस्से में था। अगर पिछली बार इस मोटे आदमी ने चालाकी नहीं दिखाई होती तो वह हारता नहीं। अब इस आदमी ने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत की। क्यू लियानफेंग ने अचानक उसे रोका। ठीक है, चूंकि वांग टेंग ने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। किसने कहा कि कोई मरेगा? वैड ने आंखें घुमाई और फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर भागा। जो नहीं आता वह काया है। क्यू लियानफेंग ने नाक भान सिकोड़ी। वह भी फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर उड़ गया। वह एक मोटे आदमी द्वारा नीची नज़र से देखे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गादोन और वेन निंगफू ने एक दूसरे की ओर देखा और नीचे देखने लगे। यू किकियाओ, मेरे साथ फिर से लड़ो, वेन निंगफू ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पराजित विरोधियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यू किकियाओ ने अपना सिर हिलाया। वेन निंगफू गुस्से में थी लेकिन वह दूसरे पक्ष के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। क्या वैड को क्यू लियानफेंग से लड़ने देना थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? यूक्यूक्यू ने उसे अनदेखा किया और आवाज संचरण का उपयोग करके वांग टेंग से पूछा। ये ठीक है, वह इसे संभाल सकता है, वांग टेंग ने शांति से कहा। यूकिकियाओ चुप रही। चूंकि वांग टेंग ने ऐसा कहा था इसलिए वह केवल उस पर भरोसा कर सकती थी। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड थोड़ा परेशान करने वाला था। अपनी खुद की लड़ाइयों के अलावा वह दूसरों की लड़ाइयों से विशेषता बुलबुले नहीं उठा सकता था, इसलिए वह देखने में परेशान नहीं हो सकता था। वेन निंगफू लगभग पागल हो रही थी। यूकिकियाओ ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया।
क्या इस तरह की उपेक्षा से ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली कोई बात हो सकती है? जल्द ही फ्रेशमैन लीडरबोर्ड फिर से बदल गया। आश्चर्यजनक रूप से वेड ने क्यू लियानफेंग की जगह ले ली और 15वें स्थान पर आ गए। क्या वेन निंगफू और गादोन ने अविश्वास से भरी आंखें चौड़ी कर लीं? क्या वह मोटा आदमी वास्तव में जीत गया? क्यू लियानफेंग ने 6 मौलिक आत्मा गोलियां खा लीं और उसकी क्षमता 2 छोटे स्तरों तक बढ़ गई। अंत में वह फिर भी मोटे से हार गया। इन कुछ दिनों में क्या हुआ? क्यू लियानफेंग एक उदास चेहरे के साथ बिना एक शब्द बोले नई प्रतिभा सूची से बाहर चले गए। वेड भी मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उसने अंदर बहुत कुछ सहा था, लेकिन वह जीत गया। अब वह क्यू लियानफेंग को विजयी भाव से देखने से खुद को रोक नहीं सका। बॉस, मैं जीत गया। वह आसमान से उतरा, वांग टेंग के पास पहुंचा और बोला। बुरा नहीं है, वांग टेंग ने सहजता से कहा। हे, आपने मुझे जो क्रिस्टल दिए उनकी बदौलत मेरी काया ने एक छोटे दायरे को तोड़ दिया। अन्यथा मैं क्यू लियानफेंग के खिलाफ नहीं जीत पाता, वेड ने कहा। पास ही खड़े यू यूनिक्सियन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। इस लड़के ने लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान कुछ प्रतिभाएं दिखाई थीं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्टेलर अकादमियों में भी आगे बढ़ेगा। हालांकि वह केवल 15वें स्थान पर था, शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था, फिर भी ये प्रभावशाली था। कम से कम उसने पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रगति की थी। दौड़, क्या नक्षत्र समाज अभी भी सदस्यों को स्वीकार कर रहा है? मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। यूकिकियाओ ने मुस्कुराते हुए फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर कदम बढ़ाया। वेड के प्रदर्शन ने उस पर कुछ दबाव डाला था। आखिरकार वह नक्षत्र सोसाइटी की उपाध्यक्ष थी। वह एक अधीनस्थ से कैसे हार सकती थी? बहन यू, शुभकामनाएं, वेड चिल्लाया। यूक्यूक्यू ने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में प्रवेश किया, 10वें स्थान ताई बेइशा को चुनौती दी। भीड़ से एक महिला योद्धा उड़कर बाहर आए। उसका शरीर सुंदर था, लंबे सुनहरे बाल नीचे की ओर लहरा रहे थे और आश्चर्यजनक रूप से उसकी पीठ पर बर्फीले सफ़ेद पंखों की एक जोड़ी थी। उसने प्लेटिनम रंग का युद्ध कवच पहना हुआ था, जो एक महिला युद्ध देवता जैसा लग रहा था। वह अपने पीछे पंखों का उपयोग किए बिना आत्मविश्वास के साथ फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर बढ़ी। इस दृश्य ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। ताई बेइशा का रूप बहुत ही चमकदार था और उसका स्वभाव विशाल भीड़ में भी सबसे अलग दिखता था। वांग टेंग को उसमें कैंग यू और लिटिल किंग एयर की परछाई दिखाई दे रही थी। बेशक ऐसा नहीं था कि वे एक जैसे दिखते थे, लेकिन उनका अनोखा स्वभाव उल्लेखनीय रूप से एक जैसा था। फेदर रेस, वांग टेंग ने आश्चर्य से उस आकृति को देखा और खुद से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं स्टेलर अकादमियों में फेदर रेस देख पाऊंगा। राउंड बॉल की हैरान करने वाली आवाज़ भी गूंजी। चलो चलें, चलो एक नज़र डालते हैं। वांग टेंग खड़ा हुआ और ताई बेइशा के पीछे पीछे फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर उड़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, वेड, यू यूनिक्सियन, बोरेट और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे आश्चर्यचकित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस उस खूबसूरत महिला की ओर आकर्षित हो? वेड को संदेह हुआ। वांग टेंग के आसपास हमेशा सुंदरियां रहती थीं, इसलिए उसे संदेह था कि वांग टेंग सुंदर महिलाओं के लिए चुंबक था। यू युनशियान और बोरेट ने एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखा। जल्द ही तीनों ने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में वांग टेंग का अनुसरण किया और एक ऐसे स्थान पर उपस्थित हुए जहां से वे मैचों का अवलोकन कर सकते थे। एक अन्य स्थान पर यूकिकियाओ और ताई बेइशा एक दूसरे के सामने खड़े थे, उनके बीच हजारों मीटर की दूरी थी। यूकिकियाओ ने अपने हाथ में एक नीली युद्ध तलवार पकड़ी हुई थी और एक फी की डोमेन शक्ति ने उसे घेर लिया था, जिससे तलवार की रोशनी के तार बन गए थे। ताई बेइशा का हथियार भी एक युद्ध तलवार था, जो प्लेटिनम रंग की थी और जो एक चमकदार किरण जैसी चमकदार रोशनी उत्सर्जित करती थी। धमाका, युद्ध तुरंत शुरू हो गया, तलवारों की रोशनी शून्य में फैल गई। ताई बेइशा के हमले चमकदार सफ़ेद तलवार की रोशनी में बदल गए, जिससे पूरा स्थान चमक से जगमगा उठा। इसके अलावा वे सफ़ेद तलवार की रोशनी प्रकाश की किरणों की तरह बहुत तेजी से घूम रही थी और तुरंत यूकिकियाओ के सामने प्रकट हुई। यूकिकियाओ के हाव भाव थोड़े बदल गए। तलवार की रोशनी उसे घेरे हुए थी, जो उसके चारों ओर फैल गई और उसने हमले को रोक दिया, लेकिन उसका हाव भाव बहुत गंभीर हो गया। 10वां स्थान अप्रत्याशित रूप से मजबूत था। एड्स बाय पब फ्यूचर, यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। उसने अब खुद को नहीं रोका। उसका जल चंद्र क्षेत्र पूरी तरह से फट गया। एक विशाल चंद्रमा उगाया और एक ब्रह्मपूर्ण तलवार की चमक बाहर निकल आई। ताई बेइशा की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह नक्षत्र समाज की उपाध्यक्ष यूकिकियाओ को जानती थी। नक्षत्र समाज और किंग्यान समाज के बीच पिछली लड़ाइयों ने काफ़ी हलचल मचा दी थी और एक नवागंतुक के रूप में वह इससे अनभिज्ञ नहीं रह सकती थी। उसने यूकिकियाओ और वेन निंगफू के बीच लड़ाई देखी थी। दरअसल वह लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहती थी। उसके विचार में यूकिकियाओ और उसके बीच अभी भी एक अंतर था। हालांकि यूकिकियाओ की अनोखी तलवार की कला ने उसे कुछ हद तक दिलचस्पी दिखाई।
लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत कुछ दिनों पहले की तुलना में बढ़ गई थी। कम से कम उसे इस तलवार के क्षेत्र से खतरा महसूस हुआ। जैसे जैसे बड़ा चांद उगता गया, उसकी आंखों के सामने अंतहीन भ्रम प्रकट होने लगे। उन भ्रमों में वह ये नहीं देख पा रही थी कि हमले कहाँ से आ रहे थे। अल्पविराम। दूसरे स्थान पर वांग टेन की आंखें थोड़ी चमक उठीं। वह वास्तव में एक प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा है। अभी अभी उसने बाहर रियल आई का इस्तेमाल किया और पाया कि यह महिला एक प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा थी। इसीलिए वह अंदर गया। वह कोई विकृत व्यक्ति नहीं था। काश मैं कुछ गुण सीख पाता। वांग टेंग ने प्रतिद्वंद्वी को प्रकाश तत्व युद्ध तकनीक का प्रदर्शन करते हुए देखा और खेद से अपना सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय वह और यू किकियाओ पूरी तरह से दो अलग अलग स्थानों पर थे। उसकी आध्यात्मिक शक्ति वहां तक बिल्कुल भी नहीं फैल सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि यह स्थान कैसे बनाया गया है। वांग टेंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यह मानते हुए कि उनके पास स्थानिक प्रतिभाएं थीं, एक विचार अचानक उनके दिमाग में आया। एक बार यह विचार मन में आया तो इसे दबाया नहीं जा सका। इस स्थान की गहराई का अन्वेषण क्यों न किया जाए? यदि कुछ लाभ हो तो क्या होगा? ये स्थान कुछ हद तक अंतरिक्ष के टुकड़ों जैसा था और इसमें विशेष परिवर्तन थे। अगर वह अंदर के रहस्यों को देख पाता तो भविष्य में कुछ लाभ हो सकते थे, खासकर आंतरिक दुनिया बनाने के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए वांग टेंग ने तुरंत अपनी अंतरिक्ष काया को सक्रिय कर दिया। उससे चुपचाप अजीब अंतरिक्षीय उतार चढ़ाव निकल रहे थे, जो अंतरिक्ष के भीतर के रहस्यों को महसूस करने के लिए तंबुओं की तरह फैल रहे थे। वांग टेंग की अंतरिक्ष भौतिकी पहले ही चौथे स्थान पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने पहले स्थान के अंतरिक्ष क्षेत्र को भी समझ लिया था। अंतरिक्ष के बारे में उनकी समझ काफी गहरी थी। जैसे जैसे उसकी स्थानिक धारणा फैली, उसने महसूस किया कि उसके सामने का स्थान अचानक बदल गया है। उसने ये देखा, यह ऐसा था जैसे दो बुलबुले एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक दूसरे में गुथे हुए हों। अपनी ओर से वह इस संबंध के माध्यम से विपरीत छोर पर स्थिति को देख सकता था। इसके अलावा उन्होंने पाया कि उनके बुलबुले के चारों ओर और भी अधिक बुलबुले जोड़े में जुड़े हुए थे। जिस महल में वह था, उसके समान ही एक महल में अन्य योद्धाओं के बीच युद्ध के दृश्य थे, तथा दूसरा महल दर्शकों से भरा हुआ था। यदि वह कोई विशेष मैच देखना चाहता था तो वह संबंधित बबल में प्रवेश कर सकता था। इंतजार। वांग टेंग ने एक और दिलचस्प बात खोजी। दर्शक स्पेस बबल युद्ध स्पेस बबल का एक सहायक हिस्सा लग रहा था, जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड स्पेस। दौड़। क्या नक्षत्र समाज अभी भी सदस्यों को स्वीकार कर रहा है? 2। ये तंत्र काफी दिलचस्प है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंतरिक्ष को इस तरह से हेरफेर किया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि इस अंतरिक्ष का आविष्कार करने वाले व्यक्ति की शक्ति का स्तर क्या है। शाश्वत अवस्था या शायद ब्रह्मांड अवस्था। दुर्भाग्यवश मैं अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूं, इसलिए मैं उस अवस्था की सूक्ष्मताओं को पूरी तरह से समझ नहीं सकता। वांग टेंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसके दिमाग में एक अंतर्दृष्टि कौंधी थी। चूंकि यह माता पिता और बच्चे का स्थान था, इसलिए वह वहां अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार कर सकता था। इसके अलावा उन्होंने स्थानिक बोध के माध्यम से दो स्थानों को जोड़ने वाले मार्ग को पहले ही खोज लिया था। कितना सुखद आश्चर्य, वांग टेंग ने खुद पर हंसते हुए कहा। उसने शुरू में सोचा था कि वह विशेषता बुलबुले नहीं उठा सकता, लेकिन सौभाग्य से उसने स्थिति को समझने के लिए समय निकाला। अगले ही क्षण उनकी आध्यात्मिक शक्ति स्थानिक बोध द्वारा ज्ञात मार्गों के माध्यम से युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर फैल गई। इस समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक छोटे सांप की तरह लग रही थी, जो मार्ग के अंत में रेंग रहा था। उसके सामने युद्ध स्थल का प्रवेश द्वार था। छोटा सांप एक चालाक शिकारी की तरह सावधानी से अंदर झांक रहा था। यूकिकियाओ और ताइबेइशा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर वह अभी अंदर गया तो इससे उनकी लड़ाई में बाधा आ सकती है, जो अच्छा नहीं होगा। धमाका। अंतरिक्ष में अचानक एक गर्जना गूंजी और एक चमकदार सफेद तलवार की रोशनी निकली, जिसने यूकिकियाओ के क्षेत्र को चीर दिया और उसे पराजित कर दिया। यूकिकियो हार गई। ताइबेइशा की ताकत सिर्फ 10वें स्थान से कहीं ज्यादा थी। यूकिकियाओ को स्पष्ट रूप से एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा था। वांग टेंग अफसोस के साथ अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। यूकिकियाओ की ताकत हाल ही में बेहतर हुई थी, लेकिन ताइबेइशा की तुलना में वह अभी भी कम थी। प्रतिद्वंद्वी एक अत्यंत दुर्लभ प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा थी, और जिन तकनीकों में उसने महारत हासिल की थी वे भी बहुत अनोखी थीं। आम योद्धाओं के लिए उसे संभालना चुनौतीपूर्ण था। जैसे ही मैच समाप्त हुआ, वांग टेंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति सांप को नियंत्रित किया और ताइबेइशा और यूकिकियाओ द्वारा गिराए गए विशेष बुलबुले को इकट्ठा किया। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 1500। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 2000। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रकाश नक्षत्र बल 7500। लाइट डोमेन तारांकन 3000। पवित्र प्रकाश तलवार शास्त्र 4500।
ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 1600, ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 1800, जल नक्षत्र बल 7000। अल्पविराम। वास्तव में अच्छी चीजें हैं। वान टेन की आंखें थोड़ी चमक उठीं। वह जानता था कि यह प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा काफी संख्या में विशेषता बुलबुले गिराएगा, अन्यथा वह इस युद्धस्थान के संचालन तंत्र का अध्ययन करने के लिए इतनी दूर तक नहीं जाता। वास्तविकता ने साबित कर दिया कि वह सही था। दूसरे पक्ष ने कई प्रकाश तत्व विशेषता बुलबुले गिराए। आत्मा और ज्ञानोदय के गुणों के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। सफलता तक पहुंचने से पहले अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतराल था। नक्षत्र प्रकाश बल में 7500 अंकों की वृद्धि हुई। वान टेन के नक्षत्र प्रकाश बल में जबरदस्त वृद्धि हुई। प्रकाश नक्षत्र बल 500/20,000 ब्रह्मांड चरण द्वितीय स्तर। यह आसान नहीं था। उसके नक्षत्र लाइट फोर्स के ब्रह्मांड चरण में आगे बढ़ने के बाद किसी भी महत्वपूर्ण सुधार के लिए अब तक का समय लगा था। पहले वह पूरी तरह से अपनी साधना पर निर्भर था, जिससे वह अपने गुण मूल्यों को बमुश्किल 3000 अंकों तक बढ़ा पाया था। अब अतिरिक्त 7500 अंकों के साथ वह अंततः ब्रह्मांड चरण के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। अब उसका तारामंडल लाइट फोर्स सबसे नीचे नहीं था, अब डार्क फोर्स उस स्थान पर थी। नक्षत्र बलों की प्रचुरता के साथ वान टेंग ने स्वाभाविक रूप से उस प्रकार की वृद्धि को प्राथमिकता दी जिसका सामना उसने पहले किया। प्रकाश और अंधकार बल सबसे दुर्लभ थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पीछे रह गए। नक्षत्र प्रकाश बल के अलावा नक्षत्र जल बल में भी वृद्धि देखी गई। हालांकि वान टेंग के लिए 7000 अंक पर्याप्त नहीं थे। वह ब्रह्मांड चरण के 5वें स्तर पर रहा। तारामंडल जल बल 29600/50,000 ब्रह्मांड चरण 5वां स्तर। वान टेंग का ध्यान वास्तव में अंतिम दो विशेषता बुलबुले ने आकर्षित किया। प्रकाश डोमेन, पवित्र प्रकाश तलवार शास्त्र, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों गुण बुलबुले तुरंत ही अंतर्दृष्टि में परिवर्तित हो गए जो उसके मन में विलीन हो गए। वान टेंग ने पहले ही लाइट डोमेन को समझ लिया था, तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि ताई बेशा ने जो लाइट डोमेन समझा था वह उसके अपने से ज्यादा मजबूत लग रहा था, जिसने उसे तीसरे स्तर पर पहुंचने के बावजूद काफी अंतर्दृष्टि प्रदान की। लाइट डोमेन 2800/4000 चौथा रैंक। 3000 विशेषता बिंदुओं की वृद्धि ने वान टेंग की लाइट डोमेन की समझ को एक पूर्ण स्तर तक बढ़ा दिया, जिससे वह तीसरे स्तर से चौथे स्तर तक आगे बढ़ गया। उसकी आंखें लगातार सफेद चमक से टिमटिमा रही थीं, मानो उसकी पुतलियों में दो सफेद सूरज छिपे हों जो चमक बिखेर रहे हों। ताई बेईशा का क्षेत्र सिर्फ चौथे स्थान पर ही नहीं है। वान टेंग ने अपनी नज़रें हटा लीं और खुद से बुदबुदाया। ताई बेईशा में उनकी रुचि और मजबूत हो गई। ऐसे प्रतिभाशाली प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा से मिलना दुर्लभ था और वान टेंग कुछ लाभ प्राप्त करने के अवसर का विरोध नहीं कर सका। हालांकि अपनी ताकत से ताई बेईशा को चुनौती देना क्या ये धमकाने जैसा नहीं होगा। जैसे ही उसने विचार किया, एक अन्य गुण बुलबुले से प्राप्त अंतर्दृष्टि भी उसके मस्तिष्क में एकीकृत हो गई, जो एक मानव सदृश श्वेत प्रकाश छाया के रूप में प्रकट हुई। ये हल्की छाया तलवारबाजी के कौशल का अभ्यास कर रही थी। अनगिनत सफेद तलवार की रोशनी प्रकाश की किरणों की तरह फैल रही थी। गति इतनी तेज थी कि वह धुंधली हो गई, जिससे एक बहुत ही भयानक आभा निकल रही थी। इस समय वान टेंग को थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। पता चला कि प्रकाश तत्व तलवार कौशल इतनी शक्तिशाली शक्ति को उजागर कर सकता है। गति और तीक्ष्णता के संदर्भ में तलवार की रोशनी सामान्य 5 तत्व विशेषता तलवार तकनीकों से कमजोर नहीं थी। तलवार कौशल की इस शैली में धातु तत्व तकनीकों की तीक्ष्णता थी, यहाँ तक कि यह उनसे भी आगे निकल गई थी। इसके अलावा इसकी गति पवन तत्व तकनीकों से भी आगे निकल गई। वान टेंग ने यह भी महसूस किया कि यह तलवार कौशल अंधकार की शक्ति के विरुद्ध विशेष रूप से प्रभावी था, जिससे यह अंधेरे प्रेत के विरुद्ध एक दुर्जेय हथियार बन गया। ये प्रकाश तत्व तलवार कौशल असाधारण लगता है। वान टेंग की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने पवित्र प्रकाश तलवार शास्त्र के ज्ञान को अवशोषित किया था। पवित्र प्रकाश तलवार शास्त्र ब्रह्मांड चरण 1500-5000 अच्छी तरह से वाकिफ। 4500 विशेषता बिंदुओं की वृद्धि के साथ वान टेंग की इस प्रकाश तत्व तलवार कौशल की महारत नींव से अच्छी तरह से निपुण स्तर तक आगे बढ़ी। अब वह आसानी से इस तलवार तकनीक को उजागर कर सकता है। हालांकि एक ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध तकनीक होने के कारण इसमें नक्षत्र बल की जबरदस्त खपत होती थी। अचानक वान टेंग को प्रकाश तत्व तलवार तकनीक पवित्र तलवार स्लैश याद आ गई, जो उसने बिलुओं से प्राप्त की थी। हालांकि यह केवल ग्रहीय चरण पर था, बिलुओं ने उस तकनीक का उपयोग सम्राट स्तर के अंधेरे प्रेत को मारने के लिए किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान टेंग के वर्तमान दृष्टिकोण से पवित्र तलवार स्लैश नक्षत्र प्रकाश बल का एक अपरिष्कृत उपयोग था। इसकी तुलना उस पवित्र प्रकाश तलवार शास्त्र से नहीं की जा सकती जिसे उसने अभी अभी प्राप्त किया था। दूसरी ओर यूक्यूक्यो ने कोई डोमेन विशेषता बुलबुला नहीं गिराया।
उसका डोमेन वांग टेंग की सहायता से बढ़ा था और स्वाभाविक रूप से वह अपने डोमेन से आगे नहीं बढ़ सका। यूकिकियाओ और ताइबेइशा युद्ध क्षेत्र से गायब हो गए। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर रैंकिंग भी बदलने लगी। वेन निंगफू की निगाह फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर टिकी थी, उसने अपने हाथों से तलवार को कसकर पकड़ रखा था। ताइबेइशा की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है, वह अब भी 10वें स्थान पर हैं। ये दृश्य देखकर वेन निंगफू के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आए। उस कमीनी ने 10वें स्थान को चुनौती देने की हिम्मत की। वह खुद को बहुत ज्यादा आंक रही है। हालांकि जैसे ही यूक्यूकियो की रैंकिंग 13वें स्थान पर आए, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड मुकाबला शक्ति रैंकिंग पर आधारित था। भले ही कोई मैच हार जाए, जब तक उनकी मुकाबला शक्ति दूसरों से बेहतर है, तब भी वे उच्च रैंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि अन्य लोग असहमत हों तो वे उन रैंकों को चुनौती दे सकते हैं। इस प्रणाली से छात्रों को अपनी युद्ध शक्ति को स्पष्ट रूप से समझने तथा ये जानने में मदद मिली कि किसे चुनौती देनी है, बजाय इसके कि वे बिना उद्देश्य के दुर्जेय प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देकर अपना समय बर्बाद करें। इस समय यूक्यूक्यू युद्ध स्थल से उभरी, नवागंतुक सूची पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। केवल 13वां स्थान। ये कैसे संभव है? वेन निंगफू को इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। यह उसके लिए अचानक झटका था। उसने सोचा कि खुद को 2 छोटे स्थानों से ऊपर उठाने से निश्चित रूप से उसे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसे पता चला कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने और भी अधिक सुधार किया है। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर 13वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्हें इस रैंकिंग को चुनौती देने में कोई आत्मविश्वास नहीं था। ताइबेइशा फ्रेशमैन लीडरबोर्ड से बाहर निकली और यूकिकियाओ को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। तुम्हारी क्षमता इतनी भी बुरी नहीं है। तुमने मुझे अपनी 60% ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। 60%? यूकिकियाओ ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी आंखों में आश्चर्य था। सच में? उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वांग टेंग पीछे से आया और सहजता से बोला, उसकी पीठ पर लगे पंखों को देखो, क्या वे सुंदर नहीं हैं? यूकिकियाओ, तो क्या हुआ अगर वे सुंदर हैं? हालांकि एक विचार उसके दिमाग में आया और वह कुछ समझ गई। फेदर रेस के पंख सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते। हालांकि पिछली लड़ाइयों के दौरान ताइबेइशा ने कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपकी ताकत उसे उन पंखों को खोलने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वांग टेंग ने ताइबेइशा को देखकर मुस्कुराया और आगे कहा, और अगर मेरा अनुमान सही है, तो अपने डोमेन के संदर्भ में ताइबेइशा ने शायद थोड़ा पीछे हट गई। उसका लाइट डोमेन काफ़ी दुर्जेय है। राष्ट्रपति वांग टेंग की नज़र बहुत तेज है। ताइबेइशा ने वांग टेंग की ओर देखा और कहा, तुम बहुत दयालु हो, तुम बहुत दयालु हो। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा, क्या नक्षत्र सोसाइटी अभी भी सदस्यों की भर्ती कर रही है? ताइबेइशा ने अचानक पूछा। बेइशा के सवाल से यूकिकियाओ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। केवल एक वाक्य से इस प्रतिभाशाली फेदर रेस सदस्य ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। फेदर रेस की इस प्रतिभा ने उनके नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। क्या कारण है? क्या यह इसलिए है क्योंकि वांग टेंग सुंदर है? यूकिकियाओ ने वांग टेंग की तरफ देखा। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वह काफ़ी सुंदर था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि स्टेलर अकादमी जैसी जगह में भी, जहाँ प्रतिभाएं एकत्रित होती हैं, उसने उस जैसी क्षमता वाले बहुत से लोगों को नहीं देखा था। उफ, वह क्या सोच रही थी? यूकिकियाओ के दिमाग में छोटे से व्यक्ति ने घबराहट में अपना सिर हिलाया और यह शर्मनाक विचार बाहर निकाल दिया। वांग टेंग ने भी अपनी आंखों में आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन जल्दी ही समझ गए और पूछा, क्या आप नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होना चाहते हैं? क्या इसकी अनुमति नहीं है? ताइबेइशा ने पूछा। यह अनुमति है, ये है। यूकिकियाओ ने वांग टेंग पर नज़र डाली और जिज्ञासा से पूछा, लेकिन क्यों? एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं और अधिक मजबूत बनना चाहती हूँ। ताइबेइशा ने रुककर सीधे कहा, हाँ, मैं जल्दी से अधिक मजबूत बनना चाहती हूँ। मैंने हाल ही में किंग्यान सोसाइटी की उस महिला योद्धा के साथ तुम्हारा युद्ध देखा है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी ताकत में काफ़ी सुधार आ गया है। ये कहते हुए उसने वांग टेंग की ओर देखा। वह जानती थी कि ये सभी परिवर्तन संभवतः इस नक्षत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के कारण हुए थे। संक्षेप में, इस आदमी का अनुसरण करने का मतलब था कि कुछ अच्छा हासिल होगा। यूकिकियाओ को अचानक एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वांग टेंग सुंदर दिखता था। खैर, ये समझ में आया, ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति इतना उथला नहीं होगा। ताइबेइशा अपनी बातों में इतनी सीधी थी कि न तो वांग टेंग और न ही यूकिकियाओ को कोई असहजता महसूस हुई। ताकत हासिल करना हर किसी का अधिकार है, और ताइबेइशा का इस बारे में खुलकर बोलना उन लोगों से कहीं बेहतर था जिनके इरादे छिपे हुए थे। हालांकि यूकिकियाओ ने फिर भी कहा, आपके लिए नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे पास एक परिवीक्षा अवधि है। इस अवधि के दौरान आपको कई लाभ नहीं मिलेंगे। आपको उचित पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त योगदान करना होगा।
आप हमारी प्रगति देखते हैं, लेकिन आपने यह नहीं देखा है कि नक्षत्र सोसाइटी के अन्य सदस्यों ने इसके लिए क्या किया है। ताई बेईशा ने सिर हिलाया और कहा, परिवीक्षा अवधि, ये ठीक है। तुम बस ऐसे ही सहमत हो रहे हो। यूकिकियाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध और आश्चर्यचकित रह गई। मुझे और क्या करना चाहिए? ताई बेईशा ने जवाब दिया। हा, तो फिर फैसला हो गया। वांग टेंग आगे बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। तारामंडल सोसाइटी में आपका स्वागत है। एड्स बाय पब फ्यूचर। धन्यवाद। ताई बेईशा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ाया। वांग टेंग ने उसे छोड़ने से पहले केवल थोड़ी देर के लिए हिलाया। इसके बाद समूह खुले स्थान पर उतरा जहां नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य थे। उनके पीछे यूनिक्सियन और बोरेट जैसे लोग कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। कुछ ही समय में नक्षत्र समाज ने एक नई प्रतिभा प्राप्त कर ली थी। यह इतना संकीर्ण क्यों लगा? क्या ये फेदर रेस प्रतिभा गंभीर थी? कुछ ही दूरी पर खड़ी वेन निंगफू ने भी ये दृश्य देखा और उसकी अभिव्यक्ति और भी अप्रिय हो गई। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर 10वें स्थान पर रहने वाला ये प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी में शामिल हो गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कोई प्रतिभावान व्यक्ति मात्र नए लोगों के समूह में क्यों शामिल होगा? शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सक्षम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को क्या अधिक शक्तिशाली स्थापित गुटों में शामिल नहीं होना चाहिए? ताई बेईशा के कार्यों से वेन निंगफू को लगा कि उसका अपना निर्णय वास्तव में गलत हो सकता है। यदि तुलना न की जाए तो कोई हानि नहीं है। हालांकि उसने किंग्यान सोसाइटी में अपनी ताकत में भी सुधार किया था, लेकिन ऐसा लगा कि किंग्यान सोसाइटी अधीनस्थों के रूप में उन पर नियंत्रण कर रही है। इस बार वे नक्षत्र सोसाइटी की प्रतिभा को बाधित करने में विफल रहे, इसलिए वे अब किंग्यान सोसाइटी में नहीं रह पाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि किंग्यान सोसाइटी ने उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उनमें काफ़ी संसाधन निवेश किए थे। उनका शेष मूल्य निचोड़ने से पहले किंग्यान समाज उन्हें कैसे छोड़ सकता था? इन बातों के बारे में सोचकर वेन निंगफू का मूड और भी असहज हो गया। गादोन और क्यूलियान फेंग को भी ऐसा ही लगा। वेन निंगफू जो सोच सकता था, स्वाभाविक रूप से उन्होंने भी वही सोचा। हालांकि वे पहले ही असफल हो चुके थे और स्थिति को बदलने का कोई रास्ता नहीं था। नक्षत्र समाज के प्रतिभाशाली लोगों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई थी। वे उनके मुकाबले में नहीं थे। कभी कभी चुनाव महत्वपूर्ण होते थे, और जाहिर है उन्होंने गलत निर्णय लिया था। किंग्यान सोसाइटी के उड़ते जहाज पर फैंग किंग्यान का चेहरा बेहद उदास था। हर कोई जानता था कि वह और नक्षत्र सोसाइटी एक दूसरे से अलग थे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होने का फैसला किया। ये स्पष्ट रूप से उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। यह बाहरी दुनिया को संदेश दे रहा था कि सभी प्रतिभाशाली लोग किंग्यान सोसाइटी से डरते नहीं हैं। फेउन एलायंस और विच टॉवर एलायंस के लोग भी यहाँ थे। वे आसमान से फ्रेशमैन लीडरबोर्ड का निरीक्षण कर रहे थे। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड बदल गया था। कई गुट प्रतिभाओं की भर्ती के लिए आते थे। हालांकि इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वांग टेंग की नक्षत्र सोसाइटी में शामिल हो गया। और भी ये व्यक्ति स्वेच्छा से शामिल हुआ था, जिससे वे पूरी तरह निराश हो गए। जी फेउन और वू मिंग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और एक शब्द भी बोले बिना एक दूसरे को देख रहे थे। मैं कसम खाता हूँ, ये वांग टेंग कितना भाग्यशाली है। वू मिंग कोसने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने ताई बेईशा की क्षमता को पहले ही पहचान लिया था। वह निश्चित रूप से 10वें स्थान से कहीं आगे है। वह और भी आगे बढ़ सकती है। मैंने पहले ही किसी को बातचीत के लिए भेजा था, लेकिन वह सहमत नहीं हुई। अब वह नक्षत्र सोसाइटी में शामिल हो गई है, जी फेउन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यदि यह बात पहले होती तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहते, लेकिन अब जबकि ताई बेईशा नक्षत्र सोसाइटी में शामिल हो गई थी, तो इसे बताने में कोई बुराई नहीं थी। अरे, तुमने उसे पहले ही पहचान लिया। वू मिंग को अचानक अपनी समझदारी पर शक हुआ। जी फेउन ने क्यों नोटिस किया, लेकिन उसने नहीं। उसे लगा कि वह मूर्ख है। हा, जी फेउन खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पहोगा। अगर एक ड्रैगन है और एक बाघ है। 2 उसी समय आसपास के प्रतिभाशाली योद्धाओं में कोलाहल मच गया। ताई बेईशा की प्रतिष्ठा छोटी नहीं थी। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर 10वें स्थान पर होने और बेहतरीन सुंदरता रखने के कारण वह फेदर रेस की एक अत्यंत दुर्लभ योद्धा थी, जो असाधारण आकर्षण बिखेरती थी। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि भविष्य में वह ब्रह्मांड देवी की श्रेणी तक भी पहुंच सकती है। और फिर भी ऐसी प्रतिभाशाली महिला योद्धा स्वेच्छा से नक्षत्र सोसाइटी में शामिल हो गई। क्या नक्षत्र सोसाइटी इतनी लोकप्रिय थी? जो लोग कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी छोड़ चुके थे, वे पहले से कहीं अधिक पछता रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सोच सकता था कि नक्षत्र सोसाइटी अचानक इस तरह उभर आएगी? जहां तक नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों की बात है, तो ताई बेईशा के अचानक शामिल होने से उनकी भावनाएं अत्यधिक उत्तेजित हो गईं। ताई बेईशा के पास न केवल जबरदस्त ताकत थी, बल्कि वह बेमिसाल खूबसूरती भी रखती थी।
उसके साथ जुड़ने का मतलब था कि वे उसके बहुत करीब रह सकते थे। नक्षत्र समाज अमर रहे। उनका राष्ट्रपति बहुत बढ़िया था। नक्षत्र सोसाइटी के कई सदस्य उत्साहित थे और अपने दिल में जोर से चिल्ला रहे थे। वांग टिंग ने अपने चारों ओर उत्साहित पुरुष योद्धाओं को देखकर हंसते हुए अपना सिर हिलाया। यू किकियाओ के कदम उठाने के बाद यू किकियाओ और बोरेट जैसे खिलाड़ी शांत नहीं बैठ सके। वे एक के बाद एक फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर बढ़ गए। इस दृश्य ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चूंकि यू युनशियान ने अपनी क्षमता दिखा दी थी, इसलिए कई लोगों को पता था कि वह बहुत शक्तिशाली है और शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है। जब उन्होंने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड को चुनौती दी तो हर कोई सोच रहा था कि वह कौन सी रैंक चुनेंगे। इस समय भीड़ में से एक आकृति अचानक निकली जो प्रकाश की एक काली लकीर में परिवर्तित हो गई और फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर उड़ गई। लू तियान, ये लू तियान है। तारामंडल सोसाइटी से यू युनशियान लू तियान को चुनौती दे रही है। अल्पविराम। यू युनक्सियन की हिम्मत देखकर सभी लोग दंग रह गए। उसने सीधे लू तियान को चुनौती दी जो तीसरे स्थान पर था। ध्यान रहे, वह पहले शीर्ष 10 से बाहर थे, लेकिन उन्होंने तीसरे स्थान को चुनौती देने का फैसला किया। यह एक महत्वपूर्ण छलांग थी। नक्षत्र सोसाइटी के प्रतिभाशाली लोग काफी घमंडी थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि लू तियान सहमत हो गया। दिलचस्प। वुयान की आंखें चमक उठीं। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में प्रवेश करते ही उसका शरीर थोड़ा हिलने लगा। वह इस युद्ध को देखना चाहता था। फैंग मो और रेनॉल्ड्स ने भी अवलोकन स्थान में प्रवेश किया। ये मुकाबला दिन का सबसे प्रतीक्षित मुकाबला था और एक सच्चा शीर्ष 10 मुकाबला था। वे सभी इसमें रुचि रखते थे, विशेषकर जो लोग लू तियान को चुनौती देना चाहते थे और दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। वे उसकी लड़ाई को नहीं छोड़ सकते थे। वांग टिंग की नज़रें चमक उठीं और वह एक बार फिर फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में घुस गया। वह ये भी देखना चाहता था कि इस क्राउन प्रिंस ने कितनी प्रगति की है। युद्ध क्षेत्र में यू युनक्सियन और लू तियान दोनों ही शांत स्वभाव के थे। उनके बीच कोई भी बेकार की बात नहीं हुई। उन्होंने सीधे अपनी लड़ाई शुरू कर दी। बूम बूम बूम। युद्ध क्षेत्र में अनगिनत तलवारों की रोशनी आसमान में फैल गई, जिससे एक शानदार दृश्य बन गया। वे तलवारों की रोशनी की दो धाराओं की तरह थीं, जो बेहद भव्य थीं। वे दोनों ही तलवार चलाने की कला में माहिर प्रतिभाशाली योद्धा थे। एक ने वध की तलवार चलाई, दूसरी एक राजसी और प्रभावशाली तलवार। इन दो मार्शल प्रतिभाओं के बीच लड़ाई यू किकियाओ और ताई बेइशा के बीच पिछले टकराव की तुलना में बहुत अधिक रोमांचक थी। बहुत शक्तिशाली। ताई बेइशा भी अवलोकन स्थान में प्रवेश कर गई। दोनों के बीच की लड़ाई को देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। उसने यू युनशियान की लड़ाई देखी थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी की तलवारबाजी इतनी जबरदस्त होगी कि वह तीसरे स्थान पर रहने वाले लू तियान के साथ सीधे मुकाबला करने में सक्षम होगी। वह मूल रूप से अपनी स्वयं की प्रकाश तत्व तलवार तकनीक में बहुत आश्वस्त थी, लेकिन दोनों के बीच आदान प्रदान को देखकर उसका हृदय गंभीरता की भावना से भर गया। हालांकि एक बात जो वह मानती थी कि उसने सही किया वह था कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी में शामिल होना। ये तथ्य कि संगठन के भीतर ऐसी प्रतिभाएं छिपी हुई थीं, ये दर्शाता है कि छात्रों का ये नवगठित गुट उतना सरल नहीं था जितना प्रतीत होता था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति वांग टिंग वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। ताई बेइशा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और वांग टिंग की तरफ देखा, जो शांत भाव से मैच देख रहा था। वह उसके हाव भाव से कुछ भी समझ नहीं पाए। लू तियान हारने वाला है, वांग टिंग ने अचानक शांत भाव से स्थिति बताते हुए कहा। लू तियान हारने वाला है। ताई बेइशा, यू किकियाओ और अन्य लोग थोड़े हैरान हुए। उन्होंने जल्दी से अपना ध्यान युद्ध स्थल की ओर मोड़ दिया। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। लू तियान के हाथ में तलवार अचानक से काली तलवार की रोशनी में बदल गई, जिससे रक्तपिपासा की व्यापक भावना उत्पन्न हुई, जिसने आकाश और पृथ्वी को भर दिया। हालांकि वांग टिंग और अन्य लोग एक अलग स्थान पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे रक्तपिपासा की तीव्र इच्छा को महसूस कर सकते थे। ये पूरी तरह से तीव्र हत्या का इरादा था। एक पल में ऐसा लगा जैसे हत्या की अनगिनत चीखें उनके कानों में गूंज उठीं, उनके दिमाग को बेचैन कर दिया। लू तियान पूरी तरह से उस तलवार में विलीन हो गया और रक्तपिपासु तलवार में तब्दील हो गया और यू युनशियान की ओर भयंकर रूप से आक्रमण करने लगा। मनुष्य और तलवार की एकता। जब वह पहले वांग टिंग से भिड़ा था, लू तियान पहले से ही मनुष्य और तलवार की एकता में निपुण था। अब यू युनक्सियन का सामना करते हुए उसने पीछे नहीं हटते हुए एक बार फिर इस तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भयानक गति से देखते हुए लू तियान की मनुष्य और तलवार की एकता पर महारत में सुधार हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में तीसरे स्थान पर पहुंचने में सक्षम था, वह कैसे स्थिर रह सकता था। यू किकियाओ, ताई बेइशा और अन्य लोग हैरान रह गए। वे डर से तलवार को घूरने लगे।
ये भयानक था। अत्यंत शक्तिशाली तलवार की रोशनी और जबरदस्त तलवार की मंशा ने लोगों को दमन की अदम्य भावना का एहसास कराया। लू तियान, जो इतना शक्तिशाली था, कैसे हार सकता था? वांग टेंग क्या सोच रहा था? हालांकि ऐसी तलवार के सामने यू यूनिक्सियन अविचलित रहा। उसके हाथ में तलवार भी एक शानदार सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ी और उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से तेज हो गया, एक भव्य और राजसी तलवार की मंशा को प्रकट करते हुए। इस क्षण वह तलवार में परिवर्तित हो गया। मनुष्य और तलवार की एकता। यह मनुष्य और तलवार की एकता भी थी। इसके अलावा दोनों की तलवार संबंधी चेतना उल्लेखनीय रूप से करीब थी, जिससे बाहरी लोगों के लिए उनकी तलवारबाजी के क्षेत्रों में असमानता को पहचानना चुनौतीपूर्ण हो गया। धमाका! अगले ही पल यू यूनिक्सियन ने अपनी चाल चली। इसी तरह तलवार की रोशनी की एक लकीर में तब्दील होकर उसने आगे की ओर वार किया और एक सुनहरी तलवार की रोशनी चारों ओर फैल गई। युद्ध स्थल में तलवार की रोशनी एक जोरदार धमाके के साथ टकराए और अनगिनत खंडित तलवार किरणें सभी दिशाओं में बिखर गईं। दरार! अचानक कई तरह की चटक आवाजें गूंजने लगीं और रक्तपिपासा की काली तलवार पर दरारें दिखाई देने लगीं। धमाका! एक पल में तलवार की रोशनी बिखर गई और एक आकृति उड़ गई। ये लू तियान था। आपने खो दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यूकिकियाओ और बाकी लोग दंग रह गए। वे वांग टेंग की ओर देखने लगे। वह सही था, लू तियान हार गया। दर्शक स्तब्ध रह गए। तीसरे स्थान पर रहने वाले लुटियन को एक मार्शल योद्धा ने हरा दिया, जिसकी रैंक शीर्ष 10 से परे थी। ये कैसे संभव हुआ? वू यान, फैंग मो और अन्य लोगों ने भी कुछ आश्चर्य प्रकट किया और फिर उनकी आंखों में जिज्ञासा का भाव प्रकट हुआ। यू युनशियान बहुत शक्तिशाली थी। मूल रूप से वे लू तियान को अपना प्रतिद्वंद्वी मान रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यू यूनिक्सियन अचानक सामने आएगा और उनकी योजनाओं को पूरी तरह से बाधित कर देगा। इसके अलावा यू यूनिक्सियन नक्षत्र सोसाइटी का सदस्य था। क्या इससे ये संकेत नहीं मिलता कि नक्षत्र सोसाइटी में दो शीर्ष 3 संभावित प्रतिभाशाली लोग थे? शीर्ष 10 की क्षमता वाली प्रतिभा ताई बेईशा को इसमें शामिल करना। अब नक्षत्र समाज थोड़ा डरावना लग रहा था। बाहर मौजूद कई लोगों ने भी फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में हुए बदलावों को देखा। यू यूनिक्सियन का नाम लू तियान की जगह तीसरे स्थान पर आ गया, जबकि लुटियन चौथे स्थान पर खिसक गया। हर कोई हैरान था, परिणाम पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। ये कैसे हो गया? यू युनशियान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? महान कियान साम्राज्य के मार्शल योद्धाओं को प्रारंभिक आश्चर्य के बाद लगा कि यह स्वाभाविक ही है। राजकुमार, यह महान कियान साम्राज्य का युवराज था, जो प्रतिभाओं की लीग में वांग टेंग के बाद दूसरे स्थान पर था। ये कहा जा सकता है कि अगर वांग टेंग का अचानक उदय न होता तो युवराज उनके महान कियान साम्राज्य का सबसे चमकदार प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा होता। यद्यपि वह अंततः वांग टेंग से हार गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अन्य प्रतिभाओं से कमतर थे। अब वास्तविकता ये साबित हो गई है कि क्राउन प्रिंस टेलर अकादमियों में एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति थे। अन्य क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग शायद उनकी बराबरी नहीं कर सकते। एक क्षण में ही महान कियान साम्राज्य के सभी प्रतिभाशाली योद्धा उत्साहित हो गए और जयकारे लगाने लगे। हा, जैसी कि क्राउन प्रिंस से उम्मीद थी। क्राउन प्रिंस अद्भुत है, उसने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भविष्य में कौन हमारे महान कियान साम्राज्य के मार्शल योद्धाओं को कम आंकने की हिम्मत करेगा? अल्पविराम। यू युनशियान महान कियान साम्राज्य का युवराज है। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। यू यूनिक्सियन शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी और हमेशा वांग टेंग की छाया में रहती थी। इसलिए बहुत कम लोगों को इस प्रतिभा के अस्तित्व का पता चला। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वह महान कियान साम्राज्य का युवराज था। युवराज होने के नाते जिनका इतना महान दर्जा था, वे दूसरों के सामने कैसे झुक सकते थे? इस बात पर सभी में लगभग आम सहमति थी। हालांकि महान कियान साम्राज्य में वास्तव में ऐसा एक असाधारण मामला था। एक कहावत है, एक पहाड़ पर 2 बाघों के लिए जगह नहीं होती। लेकिन क्या होगा यदि एक ड्रैगन हो और दूसरा बाघ? फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर तीसरे स्थान पर यू युनशियान की चढ़ाई ने सभी फ्रेशमैन के बीच उत्साह भर दिया। जी फेउन और वू मिंग भी हैरान थे। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर यह तीसरा स्थान था। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह नक्षत्र समाज में था। उन्होंने इस प्रतिभा के अस्तित्व को नज़रअंदाज कर दिया था। फैंग किंग्यान और रुवान बानलियान के चेहरे पर बहुत उदासी थी। नक्षत्र समाज जितना मजबूत होता गया, उनका मूड उतना ही खराब होता गया। इसके अलावा अब वहाँ एक असाधारण प्रतिभा थी, न कि केवल एक साधारण प्रतिभाशाली योद्धा, बल्कि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर तीसरे स्थान पर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यू युनशियान की ताकत इतनी जबरदस्त होगी, रुवान बानलियान ने कहा। एक एकल नक्षत्र सोसाइटी, शीर्ष 3 क्षमता वाले 2 प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, फैंग किंग्यान ने कहा। शीर्ष 3 की क्षमता वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वांग टेंग का अनुसरण क्यों करेगा?
रुवान बानलियान की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने कहा, क्या हम उसे लाने की कोशिश नहीं कर सकते? आपने जो कहा वह असंभव नहीं है। एक पहाड़ पर दो बाघ नहीं रह सकते। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार ये व्यक्ति महान कियान साम्राज्य का युवराज है। वह प्रतिभाओं की लीग में वांग टेंग से हार गया था और वह शायद वांग टेंग के अधीन रहने को तैयार नहीं होगा, फैंग किंग्यान ने सोच समझकर कहा। रुवान बनलियान ने कहा, मैं तुरंत संपर्क करने के लिए किसी को भेजूंगी। नहीं, मैं स्वयं जाऊंगी। फैंग किंग्यान ने सिर हिलाया और चुप रहा। उसकी निगाहें लगातार टिमटिमाती रहीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। अवलोकन स्थान में यूनिक्सियन और लूतियान की आकृतियां क्रमिक रूप से गायब हो गईं। वांग टेंग ने तुरंत उन दोनों से गिरे विशेष बुलबुले उठा लिए। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 1600, ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 2300, धातु नक्षत्र बल 10800, तानाशाह की 12 तलवारें, पहली तलवार तारांकन 4000, तानाशाह की 12 तलवारें, दूसरी तलवार तारांकन 5500, तानाशाह की 12 तलवारें, तीसरी तलवार तारांकन 6000, मनुष्य और तलवार की एकता 1300, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 1500, ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 2100, पृथ्वी तारामंडल बल 12000, रक्तपिपासा तलवार डोमेन 1500, वध की उत्पत्ति 600, गॉड स्लेयर फर्स्ट स्टांस 3000, मनुष्य और तलवार की एकता 1000, अल्पविराम, गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर की ओर उड़े और उसके शरीर और मन में विलीन हो गए। वांग टेंग की आत्मा और ज्ञान फिर से जाग उठे। उसी समय दो अलग अलग नक्षत्र शक्तियां उसके शरीर में प्रवाहित हुईं और उसके आंतरिक ब्रह्मांड में विलीन हो गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर, तारामंडल धातु बल, तारामंडल पृथ्वी बल। एक यूनिक्सियन का था जबकि दूसरा लूतियान का था। दोनों की बल साधना कम नहीं थी, इसलिए उन्होंने कई गुण गिरा दिए। वांग टेंग भाग्यशाली था। तारामंडल धातु बल 32,100/60,000, ब्रह्मांड चरण छठा स्तर। तारामंडल पृथ्वी बल 34,200/50,000, ब्रह्मांड चरण पांचवां स्तर। यूनिक्सियन के पास सिर्फ धातु बल ही नहीं था, वह 3 तत्वों वाला मार्शल योद्धा था। उसके पास जल और अग्नि बल भी थे। हालांकि वे दोनों बल उतने मजबूत नहीं थे और लूतियान के खिलाफ लड़ाई में उनकी कोई खास भूमिका नहीं थी, इसलिए उसने उनका इस्तेमाल नहीं किया। यूनिक्सियन की धातु शक्ति सबसे मजबूत थी। उसका क्षेत्र और मूल अन्य विशेषताओं से कहीं बेहतर था। तानाशाह की 12 तलवारों के साथ मिलकर इसकी शक्ति अत्यधिक दुर्जय थी। अधिकांश प्रतिभाशाली योद्धाओं ने इसी तरह का तरीका अपनाया। केवल वांग टेंग ही कुछ हद तक अद्वितीय था, जो विशेषताओं को चुनने पर निर्भर था, जैसा कि आज भी होता है। रात के 12:07। जैसे ही बलों को अवशोषित किया गया, विशेषता अंतर्दृष्टि के बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में समाहित हो गए, जिससे एक अजीब दृश्य बन गया। हर कोई वांग टेंग की तरह अपने विकास को संतुलित नहीं कर सकता। यूनिक्सियन केवल आधे साल के लिए स्टेलर अकादमी में था और एक बल को बढ़ाने में सक्षम होना पहले से ही काफी प्रभावशाली था। वह संभवतः अन्य 2 सेनाओं को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाद में उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय था। अधिकांश प्रतिभाशाली योद्धाओं ने इसी तरह का तरीका अपनाया। केवल वांग टेंग ही कुछ हद तक अद्वितीय था, जो विशेषताओं को चुनने पर निर्भर था, जैसा कि आज भी होता है। जैसे ही बलों को अवशोषित किया गया, विशेषता अंतर्दृष्टि के बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में समाहित हो गए, जिससे एक अजीब दृश्य बन गया। उस दृश्य में 3 मानव आकृतियां एक साथ दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक तलवार चला रही थी और तलवार चलाने की कला का अभ्यास कर रही थी। तीनों मानव आकृतियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवारबाजी की तकनीकें अलग अलग थीं, लेकिन उनमें एक निश्चित संबंध, एक सामान्य सूत्र प्रतीत होता था। वांग टेंग की आंखों में आत्मज्ञान की झलक दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि तानाशाह की 12 तलवारों की शुरुआती 3 तलवारें थीं। वांग टेंग पहले से ही इन 3 तलवारों में निपुण था, लेकिन उसकी दक्षता में अभी भी कमी थी, विशेष रूप से अंतिम 2 तलवारों में, जिनमें वह अभी आधारभूत स्तर तक ही पहुंचा था। इस बार यूनिक्सियन द्वारा प्रदर्शित 3 तलवारें स्पष्ट रूप से प्रतिभा लीग के दौरान की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं। इसलिए वांग टेंग के लिए यह अपनी दक्षता को बढ़ाने का एक अवसर था। तानाशाह की 12 तलवारें, पहली तलवार 1000/50,000 विशेष। तानाशाह की 12 तलवारें, दूसरी तलवार 500/50,000 विशेष। तानाशाह की 12 तलवारें, तीसरी तलवार 8800/10,000 आधार। दूसरी तलवार की दक्षता विशेषज्ञता के स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे वांग टेंग की दूसरी तलवार की समझ काफी बढ़ गई थी। उसे दूसरी तलवार की तकनीक के साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। यद्यपि तीसरी तलवार में भी सुधार हुआ था, फिर भी वह अभी भी आधारभूत स्तर पर थी, तथा विशेषीकृत स्तर तक आगे बढ़ने के लिए उसे और अधिक सुधार की आवश्यकता थी। इसके बाद तीनों मानव आकृतियां गायब हो गईं और एक दूसरी आकृति में बदल गईं, जो फिर से तलवार चला रही थी। इस बार उसने एक अलग तलवार चाल का अभ्यास किया।
हालांकि ये तलवार चलाने की तकनीक पूरी तरह से अलग थी, जिसमें जानलेवा इरादे भरे हुए थे। हर चाल बेहद घातक और डरावनी थी। ऐसी तलवार चाल का सामना करते समय किसी के मन में केवल एक ही विचार आ सकता है, मृत्यु। यदि तानाशाह की 12 तलवारें शाही प्रभुत्व और महिमा का भाव व्यक्त करती थीं, तो यह नई तलवार तकनीक असीम हत्या की मंशा के अलावा और कुछ नहीं कहती थी। सौभाग्य से इस तलवार तकनीक में अब वांग टेंग को महारत हासिल हो गई थी। वह निष्पादक था, एड्स बाय पब फ्यूचर, जिसने यह वध की तलवार चलाई। गॉडस्लेयर प्रथम रुख 3000/10,000 आधार। गॉडस्लेयर। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। एक और दिव्य स्तर की तलवार तकनीक। अरे, इन सभी प्रतिभाशाली लोगों के पास दिव्य स्तर की विरासत है। ये लगभग बहुत ही असाधारण है। लू तियान के साथ पिछली मुठभेड़ में उसने इस विशेष तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था। उस समय वांग टेंग को बहुत ईर्ष्या हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई विशेषता बुलबुले नहीं गिराए गए थे। हालांकि इस बार उसकी इच्छा पूरी हो गई। हालांकि ये सिर्फ पहली चाल थी। ये तानाशाह की 12 तलवारों जितना अच्छा नहीं था। कम से कम उसके पास 3 चालें थीं। ये लू तियान इतना उदार नहीं था। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया, फिर संतुष्ट होकर मुस्कुराया। बाद में वह धीरे धीरे अन्य तलवार तकनीकों का लाभ उठाएगा। आखिरकार वह व्यक्ति वहीं था और भाग नहीं सकता था। इसी समय अन्य 2 खंडों की अंतर्दृष्टि वांग टेंग के दिमाग में विलीन हो गई। रक्तपिपासा तलवार डोमेन 1904-00 चौथा रैंक। वध की उत्पत्ति 980/10,000 प्रथम श्रेणी। वांग टेंग को महसूस हो रहा था कि लू तियान की रक्तपिपासा तलवार क्षेत्र और वध की उत्पत्ति के बारे में जानकारी बहुत बढ़ गई थी। ये दोनों जानकारी उसके लिए बहुत मददगार थीं। दूसरी ओर यू यूनिक्सियन ने कोई विशेषता बुलबुले नहीं गिराए, क्योंकि वांग टेंग का धातु डोमेन और धातु मूल उसकी तुलना में तेजी से आगे बढ़ा। वह अभी तक नहीं पकड़ा गया था और कोई संगत विशेषता बुलबुले नहीं गिराए गए थे। अंतिम विशेषता बुलबुला मनुष्य और तलवार की एकता का ज्ञान था। लू तियान और यू यूनिक्सियन दोनों को इस बारे में जानकारी थी, लेकिन यू यूनिक्सियन की मनुष्य और तलवार की एकता थोड़ी ज्यादा मजबूत थी। इसलिए वह अंत में विजयी हुआ। मनुष्य और तलवार की एकता के बारे में अंतर्दृष्टि निस्संदेह गहन और शक्तिशाली थी। वांग टेंग ने अभी तक इसे केवल थोड़ा ही समझा था। उन दोनों से अंतर्दृष्टि को अवशोषित करने के बाद उनकी मनुष्य और तलवार की एकता में काफी सुधार हुआ। मनुष्य और तलवार की एकता 9500/1,00,000। विशेषता मूल्यों को देखते हुए मनुष्य और तलवार की एकता पर वांग टेंग की महारत संभवतः पूरे स्पेक्ट्रम के लगभग 10वें हिस्से तक पहुंच गई थी। फिर भी वांग टेंग को इस क्षेत्र की अपार शक्ति का एहसास हुआ। वह तो यहाँ तक मानता था कि मनुष्य और तलवार की एकता के बारे में उसकी समझ लुटियन और यू युनशियान से भी अधिक थी। चूंकि उनकी अंतर्दृष्टि कुछ हद तक अलग थी, इसलिए वांग टेंग अपनी दोनों अंतर्दृष्टियों का उपयोग मनुष्य और तलवार की एकता पर अपनी महारत बढ़ाने के लिए कर सकता था। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि यदि वह मनुष्य और तलवार की एकता को पूर्ण स्तर तक बढ़ा सके तो वह किस प्रकार की शक्ति को उन्मुक्त कर सकेगा। एक तलवार से आकाश को चीरना। वांग टेंग अपने आप को रोक नहीं पाया और एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि वह शायद बहुत ज्यादा सोच रहा है। वैसे भी इन दोनों के विशेषता बुलबुले काफी अच्छे हैं। वांग टेंग ने अवलोकन स्थान से बाहर निकलते समय सोचा और लू तियान और यू यूनिक्सियन को देखते हुए अपनी ठोड़ी को सहलाया। उनके लिए लू तियान एक वध विशेषता एटीएम था, जबकि यू यूनिक्सियन एक अत्याचारी विशेषता एटीएम थी। भविष्य में और अधिक गुणकारी बुलबुले उपलब्ध कराने के लिए उन्हें इन दोनों का अच्छी तरह से पालन पोषण करना पड़ा। दूसरी ओर जैसे ही लू तियान और यू यूनिक्सियन युद्ध स्थल से बाहर निकले, उन्हें अचानक एक ठंड का एहसास हुआ, जैसे कि कुछ अजीब चीज उन्हें घूर रही हो। वे खुद को रोक नहीं पाए और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वांग टेंग उनकी ओर देख रहा था। उसकी नज़र थोड़ी अजीब लग रही थी। यह आदमी क्या सोच रहा था? एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के मन में एक ही अजीब विचार था। लू तियान, तुम्हारी ताकत में हाल ही में काफी सुधार हुआ है। वांग टेंग मुस्कुराते हुए आपके पास आया। लू तियान के पास वांग टेंग के लिए धैर्य नहीं था। पिछली बार उससे पूरी तरह हारने के बाद भी वह संभल नहीं पाया था। अब वह अपने अधीनस्थ से फिर से हार गया था। उसका दिल हताशा से भर गया था। वांग टेंग को कोई आपत्ति नहीं थी। अगली बार फिर से मुकाबला क्यों ना हो, हम देखेंगे। लू तियान ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया और मुड़कर उड़ गया। वह वांग टेंग से उलझने को तैयार नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वह भागने की कोशिश कर रहा था। यू युनशियान की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। इस आधे साल में युंगसियन की ताकत में भी बहुत सुधार हुआ है। महान कियान साम्राज्य से क्राउन प्रिंस बनने के लिए वास्तव में योग्य है। वांग टेंग ने फिर से यू युंगसियन की प्रशंसा करते हुए देखा। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, यू युनशियान ने कहा। मुझे समझने की क्या जरूरत है? मैं कोई सुंदर नहीं हूँ।
अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो वह सुंदर होना चाहिए, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यू युनशियान, यूकिकियाओ और ताइबेशा भी अवाक थे। उनका अध्यक्ष कभी कभी थोड़ा अविश्वसनीय होता था। नक्षत्र सोसाइटी की ओर से केवल बोरेट ने ही कोई कार्रवाई नहीं की थी। बोरेट काफी शांत स्वभाव का था और उसने कभी कोई द्वंद्व युद्ध भी नहीं लड़ा था। अगर वह ट्रेंड नहीं होता तो बहुत से लोग उस पर ध्यान नहीं देते। यह मेरी बारी है। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड बिल्कुल भी उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं है। हर बार आपको बाहर आना पड़ता है और फिर से अंदर जाना पड़ता है। क्या इसमें प्रवेश करना और बाहर निकलना इतना पसंद है? वांग टेंग ने आह भरते हुए कहा। रात के 12:08। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड, आपने क्या कहा? इस समय बोरेट मुस्कुराया और फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर चला गया। ये दृश्य देखकर सभी लोग थोड़ा स्तब्ध रह गए, फिर चर्चा करने लगे। एक ट्रॉन्ट, मैंने लंबे समय से नक्षत्र सोसाइटी को देखा है, लेकिन उसने कभी अभिनय नहीं किया है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना मजबूत है। वह वांग टेंग के अलावा आखिरी व्यक्ति है जिसने कोई कदम उठाया है। क्या वह उनका तुरुप का पत्ता है? अल्पविराम। सभी की निगाहें बोरेट पर टिकी थीं और कई लोग इस मैच को देखने की तैयारी में फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर थे। वांग टेंग भी बोरेट की ताकत के बारे में जानने को उत्सुक था, इसलिए वह उसके पीछे पीछे चला गया। हालांकि 3 राउंड के अंदर और बाहर होने के बाद ये पहले से ही काफ़ी परेशानी भरा हो गया था। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड बिल्कुल भी उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं है। हर बार आपको बाहर आना पड़ता है और फिर से अंदर जाना पड़ता है। क्या इसमें प्रवेश करना और बाहर निकलना इतना पसंद है? वांग टेंग ने आह भरते हुए कहा। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड, आपने क्या कहा? यूकिकियाओ, प्रवेश और निकास से आपका क्या तात्पर्य है? वह किस प्रकार का वर्णन था? अप्रत्याशित रूप से बोरेट ने भी शीर्ष 10 योद्धाओं को चुनौती दी और उसने 7वें को चुना। बहुत से लोग हैरान थे। क्या नक्षत्र सोसाइटी एक और शीर्ष 10 प्रतिभा पैदा करने जा रही थी? एक गुट जिसने शीर्ष 10 में से 4 पर एकाधिकार कर लिया था, क्या अन्य के लिए बचने की कोई गुंजाइश थी? वांग टेंग भी असहाय महसूस कर रहे थे। नीचे के लोग बहुत ही उत्कृष्ट थे। राष्ट्रपति होने के नाते वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे।